अब आ रही है आवाज? चलो जी। अच्छा जी, आज हमने मतलब दो तीन चीजें ऐसी पढ़नी है जो थोड़ी सी मुश्किल हैं। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखना चीजों का, याद करने का कंपोनेंट भी है इसमें। सवाल भी आए हैं पास्ट पेपर्स में। ठीक है, आज हमने दो पास्ट पेपर के सवाल देखने इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है ना। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लोग छोड़ के चले जाते हैं आगे इस चक्कर में कि यार ये बच्चों को बाद में पढ़ा दी जाएंगी, और फिर वो बाद में वो बाद आता नहीं है। और आप देख लें उस पर कितने अच्छे सवाल एग्जामिनर ने पूछे। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जनाब प्रोफेशनल जजमेंट की। सर दो चीजें आज हम पढ़ने जाएंगे, और दो चीजों में हमारी पूरी क्लास जाएगी। एक प्रोफेशनल जजमेंट, एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, दो चीजें, प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखो प्रोफेशनल जजमेंट है क्या। जैसे एक मजहब के बारे में हम तालीम हासिल करते हैं, तो हमें दो चीजें मिलती हैं जिसमें हमें सारे मजहब के मसाइल मिलते हैं। एक हमें कुरान मिलती है, ठीक है जी, और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, यानी उनकी सुन्नत और उनकी अहदीस। ठीक है जी, ये दो चीजें हैं जिससे आपको पूरा इस्लाम मिलता है। ठीक है जी, फिर उसकी सब शाखें, सहाबा हैं, अहले बैत हैं। ठीक है जी, ये वो जरिए हैं जिनसे आपको पूरा दीन समझने को मिलता है। ठीक है जी। अब एक आलिम से अगर एक बंदा सवाल जाके पूछे कि जी आलिम साहब इशा की नमाज का आखिरी वक्त क्या है, तो वो आलिम क्या करेगा, किसी हदीस से कोट करेगा। ठीक है जी, किसी हदीस से कोट करेगा, किसी साहबी से कोट करेगा, अहले बैत से कोट करेगा। यानी सर हमारे पास कुछ सोर्सेज मौजूद हैं जहां से मजहब के बारे में अगर कोई मामला हो तो वहां से चीज कोट की जा सकती है। अच्छा, हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जो जो सीए का मतलब प्रोफेशन का मौलवी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास भी तीन सोर्सेज हैं, तीन चीजें जहां से उसने जो है वो चीजें कोट करनी। एक उसके पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक उसके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक उसके पास एथिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई अकाउंटिंग में इशू आता है, वो रेफर करेगा किसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ऑडिट प्रोसीजर सेलेक्ट करने, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, मैं सही काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है, सैंपलिंग कितनी करनी चाहिए, सारी चीजों के जवाब कहां से मिलेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से मिलेंगे। एथिकल स्टैंडर्ड आपको क्या बताएगा, आपको फलां क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है जी, फलां क्लाइंट पे कौन कौन से थ्रेट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने किए हुए काम का रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा सर बाज़ औक़ात हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहे हैं, फिर उसका ऑडिट भी कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो टीम हमने भेजी है वहां किसी का रिश्तेदार बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी टीम में कोई ऐसा मेंबर भी है जो क्लाइंट से रिजाइन करके हमारी टीम में आया। ऐसा तो नहीं है कि हमारी टीम का एक मेंबर जो पिछले साल तक ऑडिट कर रहा था वो रिजाइन करके क्लाइंट पे चला गया। ऐसा तो नहीं है कि हम क्लाइंट से गिफ्ट्स ले रहे हैं महंगे महंगे। ठीक है जी। तो ये सारे मामला हम कहां देखेंगे, एथिकल स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। तो हमारे पास तीन सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के जहां से हमें चीजें पता चलेंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग के इशूज हमें पता चलेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ऑडिट के इशूज हमें पता चलेंगे, और एथिकल स्टैंडर्ड में एथिक्स से रिलेटेड मामला पता चलेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन तीनों का एक्सपर्ट होना चाहिए, शुड ऐसे ऑडिटर को इन तीनों चीजों का क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। इन तीनों चीजों पे ऑडिटर कहीं से भी कोई ओपिनियन नहीं लेता। आप एक जगह ऑडिट करने गए, आपने एक ऑडिट प्रोसीजर किया, क्लाइंट ने कहा ये प्रोसीजर सही नहीं है, आपने कहा भाई मैं इस चीज का क्या हूं, एक्सपर्ट हूं, इस चीज का मैं क्या हूं। क्लाइंट ने कहा आप एक काम करें, किसी दूसरे ऑर्डर से पूछ लें आप काम सही कर रहे नहीं कर रहे। मैं क्या कहूंगा, नहीं मैं इस चीज का क्या हूं, एक्सपर्ट हूं। मैं अकाउंटिंग का क्या हूं, एक्सपर्ट हूं। मैं एथिक्स का क्या हूं, एक्सपर्ट हूं। मुझे इन तीनों चीजों में असिस्टेंस नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब देखें सर इसके लिए ना कुछ, देखो मैं कहता हूं ना कुछ चीजों का आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा इन द सेंस वर्ड्स का। ठीक है जी, व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट, आप वहां नहीं लिखना ऑडिटर जो है वो हर जगह जजमेंट करता है, नहीं आपने ये अंग्रेजी के अल्फाज याद करने जो है लिखे हुए। ठीक है जी, क्या है जनाब, एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ये हमारे किताब के अल्फाज है, स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं। ठीक है जी, तो अगर वो पूछे प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, तो आपने ये एज इट इज ऊपर वाला पोर्शन है वो रिपीट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, गौर से सुनना दोस्त। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं जनाब इन तीनों चीजों का तो ऑडिटर एक्सपर्ट है, क्या इन तीनों किताबों के अंदर हर वो सिचुएशन लिखी हुई है जो ऑडिटर एनकाउंटर करेगा? क्या इन किताबों में हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी हुई है? क्या इन तीनों किताबों में हर एथिक्स का डिलेमा दिया हुआ है? नहीं सर। तो जब ऑडिटर ऐसी चीज इनकाउंटर करेगा जो इन तीनों चीजों में नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपना दिमाग लगाएगा। क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ट्रेनिंग, ठीक है जी, अपनी एजुकेशन, इन सब चीजों को सामने रखेगा, और क्या करेगा, जज करेगा, अंदाजा लगाएगा, जजमेंट करेगा। सर जजमेंट कब करनी है, जब इन तीनों चीजों में कोई क्लियर कट चीज मौजूद ना हो।
अगर एक चीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गिवन है तो फिर आपको वहां जजमेंट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स में गिवन है कि अलाउड है या नहीं है, वहां हमें अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जजमेंट कब एक्सरसाइज करेंगे? जब सिचुएशन इन तीन चीजों के बियॉन्ड हो, ठीक है जी, इन तीन चीजों में कवर्ड ना हो। अब मुझे एक बात बताएं सर, एक ऑडिटिंग, एक जो है वो एक ऑडिट प्रोसीजर है हम करने जा रहे हैं, एक सिचुएशन आई, वो सिचुएशन क्लियरली जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन है कि इसमें ऑर्डर का रिस्पांस क्या होना चाहिए। क्या वहां मुझे जजमेंट एक्सरसाइज करने की जरूरत है? नहीं, मुझे बाय बुक चलना है। ठीक है जी, बाय बुक कब नहीं चलना? जब बुक में कोई चीज ना हो तो फिर आपने क्या करना है? अच्छा याद रखना सर, दो एरियाज ऐसे हैं जिसमें ऑडिटर को बेतहाशा जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि देखो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए ऑडिट प्रोसीजर्स, ये 5 प्रोसीजर्स आप कर सकते हो, इनमें से 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, और बाज़ औक़ात एक ही आपने प्रोसीजर किया, आपको रिलायंस आ गया कि मामला बिल्कुल सही है। जैसे मिसाल के तौर पर अकाउंट रिसीवेबल को वेरीफाई करना है, हम कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। अगर मैं एक कंफर्मेशन भेजूं रिसीवेबल वाले को जिससे मैंने पैसे रिसीव करने, और वो कंफर्म कर दे कि बैलेंस 5 लाख रुपए है, तो ये एविडेंस कैसे आ रहा है? थर्ड पार्टी आ रहा है, ठीक है जी, ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है जी, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, तो मैं ज्यादा रिलायंस प्लेस करूंगा इसके ऊपर। ऐसा मैं अपना दिमाग बना लूंगा कि मुझे अगर बाकी जगहों से चीजें ना भी मिली तो ये मेरे लिए एक स्टेप क्या है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन अकाउंट रिसीवेबल के ये जो हम बेचते हैं वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे देता है? व्हाट इफ के सामने वाली पार्टी मेरी रिलेटेड पार्टी? अब नहीं है, अब मुझे बाकी के प्रोसीजर देखने, ऐसा है, अब मुझे बाकी के प्रोसीजर देखने। तो मुझे एक बात बताएं सर, हम जो जजमेंट की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कहता है 2 जगहों पे ऑडिटर का जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। एक आपने ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से अप्लाई करने, कम करने, ज्यादा करने, ये आपके हाथ में, ठीक है जी। प्रोसीजर्स कहां लिखे हुए? स्टैंडर्ड्स में दिए हुए, ठीक है जी, स्टैंडर्ड्स में प्रोसीजर्स दिए हुए, आपको वो प्रोसीजर्स अप्लाई किस एक्सटेंड तक करने ये आपके हवाले कर दिया गया। तो इसका मतलब है जजमेंट का सबसे मेन एरिया कौन सा होगा? सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और अब सर कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब ये, जब आप एविडेंस जमा करते हो ना तो एक पॉइंट पे आके आप कहते हो सफिशिएंट एविडेंस जमा हो चुका है कि मैं क्या करूं, कंक्लूड कर दूं। अब बताओ एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं, मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए नहीं, ये किसके हाथ में? ऑर्डर के हाथ में। उसको एक एविडेंस मिला, मे बी वो कंक्लूड कर दे कि भाई मामला बिल्कुल सही है, मे बी वो 3-4 जगहों से ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के बाद भी कंफ्यूज हो कि भाई मुझे कंक्लूजन में सही कंक्लूजन पे पहुंच पा रहा हूं या नहीं। तो बताएं जजमेंट के 2 एरियाज हैं, एक तो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स और दूसरा सर एविडेंस कलेक्ट करके उससे नतीजे पे पहुंचना। ये दोनों चीजों में ऑडिटर जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करेगा। ऐसा अब मुझे बताओ 4-5 पॉइंट जो मेन याद रखने के उसमें कौन से? पहली चीज, ऑडिटर को एक्सपर्ट होना चाहिए 3 चीजों का, ठीक है जी। नंबर 2, क्या हर एक सिचुएशन जो दुनिया में आएगी वो इन 3 किताबों में लिखी है? नहीं, जो इन 3 किताबों में नहीं है ऑडिटर को वहां जजमेंट एक्सरसाइज करनी है। डन। अच्छा जी, मेन एरियाज ऑफ जजमेंट क्या होंगे? सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंस। ऐसा है, ऐसा है। और रट्टे लगाने वाली चीज कौन सी होगी सर? ये पहली लाइन। ऐसा है, मैं हर पॉइंट पे तुम्हें बताता जाऊंगा, तुम्हें याद क्या करना है और तुम्हें ध्यान में क्या रखना है। क्लियर है? ये कॉपी करते जाओ सर। नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर तुम्हें सुनो, एक बेकरी में हम खड़े होते हैं, कस्टमर आता है, कहता है 2 अंडे चाहिए, 1 डबल रोटी चाहिए। शक्ल से ये वो कोई वाहियात किस्म का आदमी लग रहा है, हम फिर भी उसको अंडे डबल रोटी बेचेंगे। ऐसा ऑडिट का प्रोफेशन ऐसा नहीं है। एक बंदा आपके पास आया, उसके 4 डायरेक्टर्स नैब में वांटेड है, ठीक है ना, 3 क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका, ठीक है जी, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है। कन्विक्टेड खैर होगा तो डायरेक्टर नहीं होगा, खैर, लेकिन अज्यूम करो कि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है जी। अब वो 7-8 लोग हैं, टोटल चोरों का टोला है, आपके पास आए ऑडिट करवाना है, आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे, क्यों? वेरी गुड सर, गले में आ जाएगा हमारे। क्या मतलब? सर ये प्रोफेशन ऐसा है कि क्लाइंट गंदा होगा तो साथ में आप गंदे भी हो, आप भी गंदे हो, तो हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स का क्या करना है, मतलब उसका हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए मसला है कि हम हर एक को अपनी सर्विस नहीं बेचते। बेकरी में अंडे, बेकरी में जो है वो चोर को भी अंडे बेचेगा, वो कहेगा हमने क्या करना, अंडा देना, घर जाके खाएगा, चोर हो या कुछ भी हो यार, हमें क्या। लेकिन हमारे प्रोफेशन में ऐसे मामला नहीं, ठीक है।
बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, हो जाता है। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त। हमारा आज पहला चैप्टर इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएगा, हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने काम करना कर जाके आईकैप की किताब उठानी है, उसमें से जितनी चीजें आईकैप की किताब के पहले चैप्टर में चेक करना है सर ने सारी कवर कराई या नहीं कवर कराई, और जो नहीं कवर कराई वो मुझे बताना है कि सर ये कवर नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाऊंगा कि देखो ये आगे के स्टैंडर्ड, मेरे पास पूरे पूरे नोट्स बने हुए सारे स्टैंडर्ड्स के, वो मैं आपको आगे टिक करा दूंगा कि देखो ये आगे आगे आ रहा है। ये नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह ये आगे पढ़ेंगे, नहीं, ठीक है ना, सामने दिखा के आपको बोलूंगा, ठीक है। कौन सी वाली? नई बुक में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। हमारी एआरटीटी की बात करो, नहीं नहीं वो आईकैप की तो पुरानी देखो, उसमें कोई चीज चेंज नहीं है। मेरे पास पढ़ी है, मैं दे देता हूँ, तुम लोग टेंशन नहीं। हाँ जी, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, स्टडी डेस्क के हिसाब से आप का ऑडिट करना है। अच्छा, बिल्कुल सही भाई, बच्चे ने बहुत अच्छी बात की कि सर स्टडी डेस्क के हिसाब से आपका ऑडिट करना है, बिल्कुल। चलो जी, बढ़े आगे, बढ़ जाए। अच्छा, अब मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा, देखो ये ना यस और नो, कर लो आराम से। मैं कर देता हूँ, जितेश कर देता हूँ। बिल्कुल हो गई है बेटा, बस उसकी प्रिंटिंग पे जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा है कि उसको कैसे प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हम आपको सॉफ्ट कॉपी तो दे सकते हैं। चलें जी, हाँ है मेरे पास फुरकान, वो भी दे देता हूँ। अब तो सारे ग्रुपों में शेयर हो गई हैं यार किताबें, है नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, आज ही कर देता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, बड़े मेरे बच्चों आगे। बड़े अच्छा जी सर, सुनिएगा दोस्त, एक लाइव स्टॉक का बिजनेस होता है ना, जहाँ गाय बैल बकरे वकरे बेचे जाते हैं ऐसा। तो अब एक गाय खड़ी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, ये गाय कितने की है। तो एक्सपर्ट उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है, मैं चूंकि बिजनेस किया है, नहीं हम क्या करते थे, लाइव स्टॉक्स लेकर आते थे, थोड़े टाइम तक उसको पालते थे, वो जब थोड़ा वजन गेन कर लेते थे, हम उसको उठा के क्या करते थे, बेच देते थे। तो जब हम उसको बेचने जाते थे ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसको लिंक करूंगा अपने केस से। जब हम उसको बेचने जाते थे तो उस बैल का होता था वजन, या गाय का वजन होता था। वजन होने के बाद फिर वो करता ये था कि किस इलाके की गाय है जी, ये सदर्न पंजाब की गाय, इसके अंदर 55% गोश्त होगा, 45% हड्डियां होंगी, ठीक है जी, और बाकी गंद गंद बला होगी, ठीक है। फिर एक गाय ला के खड़ी की, उसने कहा ये इंटीरियर सिंध की है, इसमें जो है ना वो 57% गोश्त होगा और 43% इसके अंदर हड्डियां होंगी, ठीक है। ये कौन बताता था, ये वहां एक्सपर्ट खड़ा होता था, वो बताता कि यार ये इस फलाने नस्ल की। अच्छा, फिर हड्डियों के रेट अलग होते थे और गोश्त का रेट अलग होता था, तो जब हम उसको बेचते थे हमें उसकी कीमत मिल जाती थी। अब बताओ मेरे पास सर कोई 40,000 के करीब जो है ना वो गाय बैल खड़ी हुई है, ठीक है, और ऑडिटर आता है, हम उसको कहते हैं गाय बैल खड़ी है, आप इसकी वैल्यूएशन खुद कर लो। ऑडिटर ने कहा इसकी वैल्यूएशन अगर मुझे आती होती तो मैं ईद के दिन जो है इतना जलील नहीं होता, मैं इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं भाई, मैं 3 चीजों का एक्सपर्ट हूं, किसका, अकाउंटिंग का, फिर ऑडिट का, और उसने कहा अच्छा मतलब आप ये चीजें नहीं देखते हो। मैंने कहा नहीं। एक शेख हमें ले गया तेल के कुएं पे, उसने कहा या ऑडिटर कितना तेल, हमने कहा नहीं भाई माफी मालूम, हमें नहीं मालूम है भाई, क्यों, हमें एक्सपर्ट थोड़ी है इस चीज के भाई, हमें एक्सपर्ट थोड़ी। उसने कहा फिर आप क्या करते हो, हमने कहा आप हमें बताते हो उसमें इतना तेल है,
इसकी इतनी कॉस्ट है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको बता रहे हैं इसकी इतनी वैल्यू है। तो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं सर आप। अब मुझे एक बात बताओ सर, हमें सारे इनपुट्स मिलते हैं, उसके बाद हम उसकी सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं, बस इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं आता। अच्छा, उसने कहा अच्छा फिर सर अब मुझे आपने ना बताना है कि इन केसेस में ऑडिटर खुद काम करेगा या किसी की हेल्प लेगा, ठीक है, जजमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं। सर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट एंड शुड नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सटर्नल एक्सपर्ट, ठीक है जी। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, लैंड और बिल्डिंग। हाँ जी, इसमें एक्सपर्ट है हम। क्या आप बता सकते हो भला बिल्डिंग की क्या वैल्यू है? ऑर्डर कहेगा भाई मैं इस काम के लिए नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं हूं भाई। हाँ मुझे आप बता दो वैल्यू कितनी है, मैं उसकी अकाउंटिंग आपको सिखा दूंगा कि उसको कॉस्ट पे रखना है, फेयर वैल्यू पे रखना है, किस चीज पे रखना है, ये मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई वो नहीं है। तो सर इसका मतलब है इस जगह में एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा। अब आपने देखो जज करना है, लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम में सवाल आया, बताएं कि इधर एक्सपर्ट को इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं, 8 मार्क्स का, 2 सिचुएशन थी, ठीक है। मैं क्लास में अच्छा जी, अब बताएं सर, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ अ प्लांट, इसमें नहीं एक्सपर्ट। हमारा काम था ना डेप्रिसिएशन निकालना, सर हमारा काम डेप्रिसिएशन निकालना जब है जब हमें वो बता दे कि यूजफुल लाइफ कितनी है, जब हमें वो बता दे कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, ठीक है जी। हम इस चीज को असेस, और मुझे क्या पता, मैं इंजीनियर थोड़ी हूं। तो सर इसका मतलब है यहां भी एक्सपर्ट नहीं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखो वर्ड इस पे देखना, कैलकुलेशन। मैं बात नहीं कर रहा प्रोविजन की एंट्री पास करने की, मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता कि इसके बिजनेस में कितने % बैड डेट्स होता है। हाँ एक्सपीरियंस से ये बताएगा, और फला असलम भाई के हालात ये हैं, जमाल भाई के हालात ये हैं, ठीक है जी। कुछ कुछ प्रोविजन के लिए तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग करना पड़ती है। वो बंदा कहता है जी मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख 2 साल के बाद दूंगा, 3 लाख 3 साल के बाद दूंगा। भाई मैं इस चीज में इतना एक्सपर्ट, हाँ अच्छा सुनो, आई कैप कंसिडर करता है कि कैलकुलेशन ऑफ बेड डेट्स अगर एक नॉर्मल सिनेरियो है तो ऑडिटर को इतना पता होना चाहिए कि बेड डेट्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है जी। तो इस पर आपने मिला जुला जवाब दिया कि अगर एक रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस है जहां ऑडिटर जो है वो काफी अरसे से ऑडिट कर रहा है, तो वो शायद कैलकुलेशन ऑफ बेड डेट्स के अंदर अपना हिस्सा डाल सकता है। लेकिन अगर सर स्पेशलाइज सिनेरियो है जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स में प्रोविजन को बेड डेट्स कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता, तो सर वहां में किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग इसको अकाउंटिंग का पार्ट कंसिडर करते हैं, कुछ लोग इसको वैल्यूएशन का पार्ट कंसिडर करते हैं। मुझसे पूछोगे मैं इसको अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता। ये अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन, अकाउंट रिसीवेबल की सही वैल्यू क्या है, ठीक है जी। लेकिन सर आपके एग्जामिनर ने 2 दफा सिनेरियो पूछा और दोनों दफा इसी तरह का जवाब दिया कि आम सिनेरियो में, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ना हो तो प्रोविजन में बेड डेट्स ऑडिटर कर सकता है आराम से। और सर जब सिनेरियो कॉम्प्लेक्स है तो वहां ऑडिटर ये काम क्या करेगा? किसी एक्सपर्ट पे डाल देगा, खुद नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो मैं इसको यस और नो दोनों कर देता हूं। अब सुनना जरा दोस्त, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर ऑल इनपुट्स आर अवेलेबल। हाँ अब यहाँ कैलकुलेशन का तो एक्सपर्ट है दोस्त, मसला नहीं। लेकिन सारी चीजें कौन क्या करेगा? बताएगी मैनेजमेंट, ठीक है जी। यूजफुल लाइफ इंजीनियर से कंफर्म करेंगे, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो हम कंफर्म करेंगे किसी मार्केट के पार्टिसिपेंट से, डिसमेंटलिंग कॉस्ट हम कंफर्म करेंगे, ठीक है जी। ये सारी चीजें कंफर्म करेंगे, सारे चीजें हमें दे दो, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है जी। मैं एक वो तफरी पढ़ रहा था, उसने कहा कि एक जो होता है ना भेड़े घुमाने वाला बंदा होता है, क्या कहते हैं उसको, शेफर्ड, उसके पास एक ऑर्डर जाता है, कह रहे हैं तुम्हारे पास जो है वो शीप्स है, मुझे आप ऑर्डर अपॉइंट कर दो। उसने कहा क्या फायदा, तुम मुझे यही बता दो कि आपके पास इतने शीप्स हैं, मुझे क्या वैल्यू है दे दो। आपको अपेरेंटली लगेगा कि ऑडिट की कोई, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत औकात है, आगे आप पढ़ते जाओगे तो। हाँ जी, अब बताओ, असेसिंग द एथिकल डिलेमा ऑन एन ऑडिट क्लाइंट एंड डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। एक एथिकल डिलेमा आ गया। बेगम साहिबा जो है वो हमारी वहां डायरेक्टर है, ठीक है जी। हम जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करें या ना करें, इस एथिकल डिलेमा के लिए मैं किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करूं, पूछूं किसी लॉयर के पास जाऊं? नहीं भाई, एथिक्स के आप खुद मास्टर हो, ठीक है जी। इसका मतलब है यहां हम खुद हैं, ठीक है जी। डिसाइडिंग ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी एम्प्लॉयड इन कलेक्टिंग एविडेंस अगेंस्ट सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न आई है, हम उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने जा रहे हैं। कौन से प्रोसीजर्स करें, ये हम किसी एक्सपर्ट से पूछें? नहीं सर, आप खुद चैंपियन है इस काम में, ऑडिट करने में तो आप मास्टर है ना। तो सर यहाँ हम खुद करेंगे काम, यहाँ हम अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करेंगे। फिर assessing the best possible sample size to decide the sufficiency of audit evidence। सर मैं खुद एक्सपर्ट हूं इस चीज का, तो मैं यहाँ खुद अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करूंगा। एस्टिमेटिंग ऑयल रिजर्व इन ऑयल वेल, नहीं सर, ये शेख देखेगा हमारे लिए सर। फिर assessing a chemical whether it's usable or expired, हम कर सकते हैं, चेक कर रहे हैं कि चस आ रही है, नहीं नहीं सर, नहीं हम नहीं एक्सपर्ट सर इसमें। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी इफ ऑल द इनपुट्स आर गिवन एंड इट्स अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यस सर, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूं, ये मैं कर दूंगा। अब मुझे बताओ, सारे एग्जांपल्स पढ़ने के बाद तुम्हें ये असेस हो गया कि हम सिर्फ 3 चीजों में एक्सपर्ट हैं। किन 3 चीजों में? ऑडिट, अकाउंटिंग और एथिक्स के अंदर। डन। और बताओ सबसे ज्यादा जजमेंट वाला एरिया जहां हमने जजमेंट एक्सरसाइज करनी है वो कौन सी है? सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स और ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी, इन 2 चीजों के अंदर। डन। एक क्वेश्चन, हम एक सेक्टर का ऑडिट कर रहे हैं सर, मशीन दोनों कंपनीज एक ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है और एक कम डेप्रिशिएट कर रहा है, और हम उसकी डेप्रिसिएशन और उसकी यूजफुल लाइफ को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर 2 कंपनीज हैं, दोनों में एक जैसा एनवायरनमेंट है, एक जैसा सिचुएशन है, एक जितने यूनिट बनते हैं, एक जैसी मशीन है, एक जैसे कस्टमर है, एक जैसा ऑपरेटर है, ठीक है जी, और एक जैसी सर एनवायरनमेंट है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? आप एक ऑडिट करने का, उसने कहा इस पंखे की लाइफ 10 साल है, आपने पिछले सालों में देखा वाकई पंखा 10 साल चला है इनके पास। ठीक है जी, आप मिसाल के तौर पर किसी ऐसी जगह पे चले गए जो साले समंदर के करीब है, उसने कहा पंखा 10 साल चलेगा, आपने कहा नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि सर वहां हवा में इतनी नमी है कि ये खराब हो जाएगा थोड़े टाइम में, इतना ज्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है जी, इसकी तारों में हमेशा जो है वो शॉर्ट आता रहेगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो सर हर एक चीज का हिसाब किताब अलग है, बिल्कुल 4th क्लास है बेटा। एनआरवी एक्सपर्ट नहीं बताया, एनआरवी एक्सपर्ट नहीं बताएगा। देखो मैंने क्या कहा, एनआरवी जब सारे इनपुट्स आपको अवेलेबल है, एनआरवी क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। अब कॉस्ट टू कंप्लीट एक मैनेजमेंट ने आपको बता दी कि जी हमारा एक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने का, उस पर इतना खर्चा आता है। ठीक है जी, उसने आपको बता दिया, आपने उस खर्चे की रीजनेबलनेस चेक कर ली। सेलिंग प्राइस के लिए आपने 2-3 एविडेंस कलेक्ट कर लिए कि भाई बाहर मार्केट में वाकई इस रेट में चीज बिक रही है नहीं, तो आपने क्या करना है उसके बाद? एनआरवी की कैलकुलेशन, और उसमें तो आप एक्सपर्ट हो ना। हाँ, मैनेजमेंट आपको कहेगी खुद हमें बताओ कि यार इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने पे कितना खर्चा आएगा, हम नहीं बता सकते भाई, हमें आप बताओगे, हम उसकी क्या चेक करेंगे? रीजनेबलनेस चेक करेंगे बस। ठीक है जी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, 6 पॉइंट दोबारा बता दें। देखो मुझे एक बात बताओ, सेल्स रिटर्न आई है, सेल्स रिटर्न आई है, हमने अब ये चेक करना है कि सेल्स रिटर्न वाकई जेन्युइन है या नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए जो ऑडिट प्रोसीजर सेलेक्ट करने वो हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने बताए हुए, तो बताओ इसकी सिलेक्शन और एप्लीकेशन और फिर उसके बाद रिजल्ट्स को कंक्लूड करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, डन है। ये आगे पूरा चैप्टर है हसन अली, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है कि एक्सपर्ट क्या कंपनी का एम्प्लॉय होता है? जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट बाज़-औक़ात मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, एक्सपर्ट बाज़-औक़ात ऑडिटर अपने घर से लेके जाता है। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़ा जबरदस्त किस्सा हुआ, एक जमाने में मैं एक कंपनी का सीएफओ था, उस जैसी कंपनीज को नोटिस इशू होने लग गया कि आपको वर्कर्स वेलफेयर फंड का प्रोविजन बनाना है और आपको एफबीआर के पास जमा कराना है। सारे म्यूचुअल फंड्स को नोटिस मिले, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में एम्प्लॉय नहीं होते, तो एम्प्लॉयज नहीं है तो वर्कर्स वेलफेयर फंड का क्या ताल्लुक उससे? ठीक है जी, अब लॉ में एक मसला था, लॉ में लिखा है हर शॉप को ये देना है, और शॉप के डेफिनेशन पे म्यूचुअल फंड उतरते थे। ठीक है जी, अब हमें नोटिस इशू होने लग गया सबको, मुझे नहीं इशू हुआ। सारे म्यूचुअल फंड्स वाले बैठे, उन्होंने कहा गलत हो रहा है, हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। सबको नोटिस इशू, आपको इशू, आपको इशू, आपको इशू, आपको इशू, आपको इशू हुआ, नहीं मुझे नहीं इशू हुआ। क्यों? मैंने कहा जो इशू कर रहा है मेरा दोस्त है, तारिक तो नहीं इशू कर रहे थे नोटिस। ठीक है जी, तो और हमारी आपस में बहुत बहस चली इसके ऊपर। तो हुआ ये कि भाई ऑडिटर आया, उसने कहा भाई आपको तो रेगुलेटर ने कहा है कि आपको प्रोविजन बनाना है। हमने कहा हम कह रहे हैं कि रेगुलेटर गलत कह रहा है। हमने अपने एक्सपर्ट को लाया, लॉयर को, उसने लॉ पढ़ा, उसने कहा हमारे हिसाब से प्रोविजन नहीं बनता। ऑडिटर ने क्या किया, अपना एक्सपर्ट लाया, उसने लिखा कि प्रोविजन बनेगा, डिस्प्यूट हो गया।
डिस्प्यूट हो गया, सबकी रिपोर्ट क्या हो गई, क्वालिफाई हो गई, ठीक है, सबकी रिपोर्ट क्वालिफाई हो गई, सबकी रिपोर्ट क्वालिफाई हो। और मुझे ये पता होता था अगले दिन इसको नोटिस इशू होने वाला है, इसको इशू होने वाला है, तो वो कहते रहे तुम्हें पता कैसे चलता है? दादा उस वक्त यार डीडी बना नहीं था उस वक्त। हमने कहा यार वो भाई मेरा दोस्त है उधर, वो एक एक को नोटिस ठोक रहा है, तो कहता है आपको, मैंने कहा सबसे आखिर में देगा नोटिस, देगा भाई, उसकी इंटेग्रिटी है, लेकिन सबसे आखिर में देगा। खैर उसकी नौबत ही नहीं है, ठीक है जी, हैं? उसकी जगह यार डीडी खुल गया। ऐसे बहुत दफा हुआ है कि एक क्लाइंट पे हम बैठे हुए हैं, सर तारिक कोई नोटिस इशू कर दें किसी दोस्त को, फिर मैं उस दोस्त को डिफेंड कर रहा हूँ, सर तारिक कह रहे नहीं आप गलत कह रहे हो, फिर एक कॉमन कंक्लूजन पे आ जाए, फिर सर तारिक कहते हैं इसको निकाल दो बाकी को देख लेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन इस पूरे डिपार्टमेंट में दिमाग इस बंदे का चलता है, ठीक है ना, सर तारिक तो नहीं होगा, जो चीजें पिक करते हैं और समझते हैं कि इधर टैक्स लगना चाहिए और नहीं लगा, ट्रांजेक्शन को घुमा के करवाया गया है, अगर ऐसे होता वैसे होता, वो बंदा सोचता है। बाकी कमिश्नर इतना दिमाग ही नहीं होता, ठीक है ना, है। बहुत 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 गहरी दोस्ती थी यार, 2006 से हम साथ हैं। 2006 में हम रोज मतलब हर संडे को मिलते थे तवानीज में अंडा पराठा खाने के लिए, ठीक है ना। सुबह सुबह जो है वो जो वहाँ पीएन्स होते हैं ना, वो मंगवाते थे अंडा पराठा वगैरह। तो एक दफा मैं जल्दी चला गया तो मैंने फाइनेंस कर दिया, अगली दफा सर तारिक भी आ गया, फिर उन्होंने वो अंडा पराठा उनको फाइनेंस करना शुरू। इतवार के दिन वो सारे पीएन इंतजार कर रहे होते थे कि ये दोनों भी आएंगे और नाश्ता कराएंगे, तो वहां हमारी दोस्ती हुई, उसी कॉलेज में बैठ के, ठीक है ना। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा ये आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का डिक्शनरी मीनिंग है शक शुबा करना। आपको सिखाया क्या जा रहा है? दोस्ती कैसे हुई? वही दोस्ती हुई, सर तारिक बहुत ही शरीफ इंसान, इतने ठंडे इंसान, तुम्हारी सोच है, जैकेट पहन के आते थे, ठीक है, उस वक्त शादी वादी नहीं हुई थी उनकी, और ठीक है ना, बहुत सीधे इंसान यार। उस वक्त इनके साथ पढ़ाते थे अजीम सिद्दीकी साहब, ठीक है ना। तो वहां हमारी दोस्ती हुई और फिर अल्लाह का करना ऐसा था कि 2013 में आरटीटी बन गया। हाँ जी, देखिए जी, हैं वो तो अभी आगे अल्लाह बहुत सारी चीजें बनाए, लेकिन ये है कि मैंने एक चीज देखी है कि यार बाकी लोगों ने जो वो बनाए ना, जो कॉलेजेस बनाए वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पे बनाए। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस समझते हो? ये मेरे लिए फायदेमंद है, मैं इसके लिए फायदेमंद हूँ, चलो एक पार्टनरशिप करते हैं। हमने ऐसे नहीं बनाया, हमने ऐसे नहीं बनाया। हमने 60 से छोड़ा, एक कॉलेज में गए, वो कॉलेज मेरा था, वहाँ सर तारिक फैकल्टी के तौर पे पढ़ाते थे। फिर हमने दोनों ने साथ वो छोड़ा, हम केनेस गए, फिर केनेस भी हमने साथ छोड़ा। हम एक टेबल पे बैठे हुए थे, हमने कहा यार हम अपना क्यों नहीं बनाए। जिस टेबल पे बैठे थे उस पे शीशा जो लगा था वो भी टूटा हुआ था, ठीक है ना। वहां प्लानिंग हुई, हमने कहा चलो अपना बनाते, देखते हैं चला चला, नहीं तो कोई मसला नहीं, वो बस बन गया आपके सामने। अच्छा जी, ये याद रखना, इस इदारे को बनाने में ना तो अहमद रजा का कोई रोल है, ना तारिक तुनियो का कोई रोल है, ना किसी फैकल्टी का कोई रोल है, ये अल्लाह ने बनाया, ठीक है ना। और अल्लाह जब तक इसको चाहेगा चलता रहेगा, जब अल्लाह नहीं चाहेगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुतों को आज भी रात को नींद नहीं आती इसकी वजह से, ठीक है जी। आगे बढ़ो दोस्त। अच्छा जी, सर डिक्शनरी मीनिंग है शक शुबा करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि ऑडिटर को प्रोफेशनली स्केप्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जाओ और मैनेजमेंट को कहो कि आप तो हो ही चोर, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। या आप जाओ मैनेजमेंट को हाजी साहब समझो, नहीं। मैनेजमेंट इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट। आप सारी चीजें एविडेंस के बेसिस पर डिसाइड करोगे कि मैनेजमेंट ने काम सही किया या सही नहीं किया। आप कभी भी एक प्री कंसीव माइंड के साथ काम नहीं करोगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है आप अपनी आंखें खुली रखो, ठीक है जी। किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं करना है आपने, सबूत के बेसिस पे आपने जो है वो काम करना है, ठीक है जी। अब देखिए सर, हमें एक स्केप्टिकल व्यू रखना है, और स्केप्टिकल व्यू रखने के लिए स्टैंडर्ड कहता है 3 काम आपको करने पड़ेंगे। कितने काम? 3 काम। नंबर वन आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। आपने हर चीज पूछनी है, कंफर्म करनी है,
कोई चीज अज्यूम नहीं करनी, कोई चीज अज्यूम नहीं करनी। क्वेश्चनिंग माइंड है आपका। सर जब आप बैठोगे सीएफओ के साथ, आप अच्छी फर्म से आ रहे हो ऑडिट करने के लिए, बड़ी फर्म से आ रहे हो, ठीक है जी, बिग 3 से आ रहे हो ऑडिट करने के लिए। जब बिग 3 से कोई बंदा ऑडिट करने के लिए आता है, वो पहले दिन सीएफओ के साथ बैठता है, वो 40-50 सवाल उससे वहीं पूछ लेता है। सर प्रोडक्ट्स कितनी चल रही है आपकी, एनी चेंज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, सर को प्रोसीजर में चेंज हुआ है, सर को रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस हुई है इस दफा, सर कोई मेजर जो है वो बंदा आपका बड़ा आदमी छोड़ के गया, कोई सीएफओ या कोई से आपका मिसाल के तौर पर हेड ऑफ मार्केटिंग या आपका सीआईओ या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट छोड़ के गया है, सर कोई फ्रॉड आपकी नजर में ऐसा जो इस दफा डिटेक्ट हुआ हो। नहीं सर, ये सारी बातें कौन पूछता है? डे 1 पे ऑडिटर आके पूछता है, किससे? सीएफओ से। फिर इसके बाद वो निकलता है, हर एक डिपार्टमेंट जो उसको लगता है कि ऑडिट से कनेक्टेड है उससे चीजें पूछता है, वो चीज अज्यूम नहीं करता। और सर हमें भी क्या करना है, जो काम करना है, ठीक है जी, हमारा एक मेंटल एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम हर किस्म के लोगों से इनसाइड और आउटसाइड सवाल पूछें, ठीक है जी, और हम कोई चीज अज्यूम नहीं करेंगे। क्वेश्चन अबाउट एवरी एस्पेक्ट इन अ सिचुएशन एंड डू नॉट बेस योर डिसीजन ऑन assumptions, ठीक है जी, दिमाग में रखना। पहला पॉइंट, प्रोफेशनल स्केप्टिकल होने के लिए में क्या करना पड़ेगा? सवाल पूछने, क्वेश्चनिंग माइंड रखना, हर एक चीज हमने पूछ के करनी है, अज्यूम कुछ नहीं करना। ऐसा अब मिसाल के तौर पर मैं अगर तुमसे कहूं कि आपको पता चला ऑयल एंड गैस सेक्टर में जितनी कंपनीज है सब पे पेनल्टी मारी गई है, सब पे, आपने अखबार में पढ़ा, सब पे पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अज्यूम कर लूं कि जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रहा हूं वहां पर भी जो है वो पेनल्टी लगी होगी? नहीं, मैं क्या करूंगा, जाके पूछूंगा, सर क्या पेनल्टी लगी है? सर मैं एक दफा हाई कोर्ट गया, मैं ऑडिटर हूं, मैं 3-4 कंपनीज का ऑडिट करता हूं, हाई कोर्ट गया एक कंपनी के चक्कर में देखने के लिए कि उसका ऑडिट का जजमेंट क्या आया, कोर्ट का केस का जजमेंट क्या है। मुझे पता चला मेरे दूसरे क्लाइंट को भी जो है वो दूसरे क्लाइंट का भी केस चल रहा है इधर। अब बताओ मैं जाके पहला काम क्या करूंगा? पूछूंगा उससे कि सर आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, मैं वहां देख के आया हूं, है वो कंफर्म करेगा तो मैं क्या करूंगा, फिर आगे बात करूंगा। तो सर हमने हर चीज को क्या करना है, पूछना है, क्वेश्चन करना है। क्या करना है? क्वेश्चन। आवाज आ रही है? यस, चलो जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है सर? क्वेश्चनिंग माइंड रखना, क्वेश्चनिंग माइंड रखना। सर सुनिएगा दोस्त, अब अच्छे तरीके से एक चीज सुनना, देखो जी, गौर से सुनना, मैं तुम्हें 2-3 किस्से सुनाऊंगा, फिर उसके बाद इससे कनेक्ट करूंगा। सुनो, मैंने हमारी कंपनी में एक दफा एससीसीपी के लोग इन्वेस्टिगेशन करने हैं। क्या करने हैं? इन्वेस्टिगेशन। गौर से सुनना बेटा, ये तुम सबके लिए इसमें एक सबक भी है। इन्वेस्टिगेशन करने आए, तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की थी? इन्वेस्टिगेशन इस चीज की थी कि हमारी कंपनी ना शेयर्स खरीदती थी मार्केट से। क्या खरीदती थी? अब जब हमारी कंपनी शेयर्स खरीदना शुरू करती थी तो बड़े पैमाने पर खरीदती थी, बिलियंस ऑफ रुपीस के। तो जब वो खरीदना शुरू करती थी, तो जब पता है मार्केट में ये खरीद रहे शेयर, थोड़े थोड़े करके खरीदेगा, बहुत सारे लोगों से खरीदेगा, तो कीमत क्या होती थी? ऊपर जाना शुरू हो जाती थी, कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाती थी, वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो जाती थी। अब आज सुबह ओजीडीसी का शेयर चल रहा है 140 का, हमारी कंपनी ने ओजीडीसी के आज 6 लाख शेयर्स खरीदने, क्या होगा? सर 5-5, 6-6 हजार आप सबसे खरीद रही है, तो 140, फिर बंदे ने कहा 141, 142, 143, प्राइस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जो हमने लास्ट परचेज की 150 ऑड के करीब पे की, देन 10 रुपए का चेंज आ गया प्राइस, खरीदते खरीदते। ऐसा आज हमारी कंपनी ओजीडीसी खरीदेगी, ये बात मुझे और हसनैन को पता है, हम 2 लोग हैं। हसनैन ने अपने दोस्त को कॉल की और कहा कि यार अभी पिकिक कंपनी जो है वो शेयर्स खरीदने जा रही है और थोड़े टाइम में ओजीडीसी की वैल्यू 140 से क्या होगी? ऊपर जाएगी। तो मैं काम करो, ओजीडीसी के 10,000 शेयर्स खरीद लो। क्या करो? 10,000 शेयर्स खरीद लो। उसके दोस्त ने 10,000 शेयर्स खरीद लिए। थोड़े टाइम में क्या हुआ? 140 से वैल्यू कहां पहुंची? 150 पे। तो इसके दोस्त ने भी शेयर्स पिकिक को चिपका दिए 150 रुपए में। ऐसा अब रोज यही होता है। रोज सुबह हम डिसाइड करते हैं हमने कोई स्क्रिप्ट खरीदना है, रोज क्या होता है? वैल्यू ऊपर जानी होती है और हसनैन का दोस्त पहले से शेयर्स परचेस करके बैठ जाता है, और जब हमारी कंपनी परचेस करना शुरू करती है तो बेच देता है हमारी कंपनी को। ऐसा रोज लाखों में करोड़ों में फायदा हो रहा है, चले जा रही है। ये कहलाती है फ्रंट रनिंग। क्या कहलाती है? ये टर्म याद रखना। ये क्या कहलाती है? इनसाइडर ट्रेडिंग भी इसको कहते हैं, और
फ्रंट रनिंग भी कहते हैं, यानी आप मार्केट को बेवकूफ बना रहे हो। आपको एक न्यूज पता चल गई, आप उससे वक्त से पहले रिएक्ट कर रहे हो उसके ऊपर। ऐसा सुनो, हमारी कंपनी में ये काम चल रहा था, लेकिन पता नहीं था किसी को कि एक बंदा ये काम करता है। अच्छा, सुबह न्यूज 10 लोगों के पास जाती है, उन 10 में से कौन सा बंदा ऐसा है जो ये काम कर रहा है, ये किसी को भी पता। एससीसीपी वाले आए, उन्होंने कहा भाई आपकी कंपनी में कोई ना कोई है ऐसा जो कमा रहा है पैसे। मैंने कहा आप पता कर लो, देख लो, जब हम परचेजिंग करते हैं हमारे साथ कौन परचेजिंग कर रहा होता है। उन्होंने कहा आप जब परचेजिंग कर रहे हैं, मोहम्मद अली नाम का एक बंदा परचेजिंग करता है। कौन? हमने कहा हमारे यहाँ कोई मोहम्मद अली नहीं है। उससे कहा मोहम्मद अली नहीं है तो मोहम्मद अली का कोई रिलेटिव जरूर होगा। मोहम्मद अली का शनाख्ती कार्ड नंबर निकलवाया, शनाख्ती कार्ड निकलवाया, ढूंढा, मोहम्मद अली खारादर में कपड़े की दुकान पे काम करने वाला एक लड़का निकला, जिसके बाद प्रॉपर पहनने की चप्पल दग गई थी, और मोहम्मद अली साहब के शनाख्ती कार्ड पे करोड़ों रुपए का धंधा हो रहा है। एससीसीबी ने पकड़ा उनको। हाँ भाई, शनाख्ती कार्ड किस किस को दिया? मुझे क्या पता, मैं तो 1500 लोगों को शनाख्ती कार्ड अपना देता फिरता हूँ, सिम निकलवाता हूँ, कोई चीज खरीदता हूँ, शनाख्ती कार्ड मांगते मैं दे देता हूँ। ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल भाई। अब मोहम्मद अली से कनेक्शन नहीं बन रहा 10 लोगों का किसी से भी। मोहम्मद अली खारादर में रहता था, पहला शक मेरे पे गया कि ये भी लियारी में रहता है। मैंने कहा भाई मैंने आज तक कभी काम ही नहीं किया स्टॉक में। उस वक्त में जब काम करता ना, मैं काम नहीं करता था स्टॉक में, ठीक है ना। मैंने कहा भाई मेरी एथिक्स है, मैं कभी भी स्टॉक में काम नहीं करता, क्योंकि मेरे पास तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है कि यार कौन सा शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। मैं नहीं करता भाई काम, ना मैं अपने किसी दोस्त से डिस्कस करता हूँ। उन्होंने मेरी फोन कॉल्स निकलवाई, सारा ट्रेस किया, टोटल कॉल जो है वो मेरी बेगम को गई थी, ठीक है जी। एक आध और नंबर पे कॉल गई होंगी, ठीक है जी। तो ठंडे हो गए, एक आध और नंबर किसी बंदे का था, ठीक है। ये सारे मामला हो गए सेट, साइड पे हो गए। करते करते ना एक बंदे पे उनको शक आ गया। किस चीज पे? वो हमारे साथ एक ट्रेडर था, उसकी तनख्वाह थी 40,000 रुपए। कितनी? उसके हाथ में 3 लाख रुपए की घड़ी थी, ठीक है जी। और वो खाना खाता था कोई जबरदस्त किस्म का, भी एक जगह से मंगवा रहा है लंच, कभी दूसरी जगह से लंच मंगवा रहा है, ठीक है जी। और उसके जो कपड़े हैं वो कनेक्ट नहीं होते थे कि यार 40,000 रुपए में काम कैसे कर रही। तो एससीसीपी को जो पहला शक हुआ, उन्होंने कहा यार हमें लग रहा है कि यार ये लड़का हो सकता है, क्योंकि इसके सैलरी से इसके रिसोर्सेज मैच नहीं कर रहे। तो हमने कहा यार होगा कोई जागीरदार का बच्चा होगा, होंगे पैसे होंगे इसके बाद, हमें क्या पता। पता कराया उसका भाई, तो पता चला उसके अब्बा पास्ट में किताबों की दुकान पे किताबें बेचते थे, और किताबों से ताल्लुक रखने वाला कोई बंदा इतना पैसे इतनी जल्दी नहीं कमाता, ठीक है जी। तो शक हो गया उसके ऊपर, ट्रेस किया, डिग डाउन किया, वही बंदा निकल आया। अब मुझे एक बात बताओ, आप जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, अज्यूम करो आप पहुंचे सर एक क्लाइंट के पास, ठीक है जी। आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो, आपके पास जो है वो आपको फॉर्म ने दी हुई है, कल्टस गाड़ी दी हुई है बगैर पावर स्टीयरिंग के। आप मोड़ पे आते हो तो ऐसे घुमाते हो, साथ में खुद घूम जाते हो, ठीक है जी। तो आपको ऐसी ऐसी गाड़ी मिली हुई है, आप हो फर्म के असिस्टेंट मैनेजर, अभी अभी आपने क्वालिफाई किया है, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है। आप पहुंचते हो क्लाइंट पे, क्लाइंट पे एक जबरदस्त किस्म की जो है वो रेंज रोवर आके खड़ी होती है, उसमें से बंदा निकलता है, आप गाड़ी को देखते हो, आप कहते हो सर बड़ी प्यारी गाड़ी है सर, कितने के लिए ये? उससे कहा यार ये मैं 2 करोड़ रुपए के लिए। जबरदस्त सर। उसने आपसे पूछा आप मैं ऑडिटर हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो आप कभी नहीं खरीद सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कभी नहीं खरीद सकते बेटा। अब सुनो जरा दोस्त, अब आपकी जो है वैसी हट गई। अब आप गए अंदर ऑडिट करने के लिए, आपको क्लाइंट मिलवा रहा है, भाई ये हमारे सीएफओ साहब हैं, ये हमारे जो है वो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है। आपको देखा ये हमारे परचेज मैनेजर है, वही बंदा आपको मिल गया जो बाहर रेंज रोवर में खड़ा है। कौन है वो? परचेज मैनेजर। आपने कहा अच्छा, रेंज रोवर खरीद ली है इसने। सीएफओ इसका जो है वो एक मतलब एक सिविक टाइप की गाड़ी में आ रहा है, इसने रेंज रोवर खरीद ली। कैसे? आपने उसके काम को डिग डाउन किया तो पता चला कि वो बंदा कंपनी को बाहर से 12 रुपए की चीज खरीदता है, कंपनी को 15 रुपए में बेचता है, कमीशन बनाए हुए अपने, ठीक है ना। परचेज मैनेजर आपको ईमानदार बंदा रखना होता है, क्योंकि वो आपकी कंपनी के लिए कर रहा होता है परचेजिंग, और अगर उसने पीछे कमीशन पे काम लगा दिया अपना, तो फिर आप गए, आपने डिग डाउन किया, पकड़ा गया। तो मुझे बताओ आपने क्या किया? सर आप अलर्ट थे ऐसी कंडीशंस के लिए जो मिस स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है, ठीक है जी। आप अलर्ट थे ऐसी कंडीशंस के लिए। आप एक क्लाइंट पे गए, आपको पता चला कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आप ऑडिट करने आए थे इधर 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अब आप ऑडिट करने आए इधर एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाकी सब फॉरेन।
आपने कहा ऐसा क्या हुआ इधर यार? पहली इंडिकेशन क्या हुई? मे भी फ्रॉड हुआ, और जिन लोगों को पता चलता गया वो छोड़ दे गए। इंडिकेशन है किस चीज की? कि एक पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इधर मौजूद है, एक पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट यहां पर मौजूद है। अच्छा जी, आपको पता चला जी लास्ट ईयर जो है वो जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं, इस साल रेगुलेटर की बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हुई है इस क्लाइंट से, बहुत ज्यादा जो है बातचीत हुई है, ठीक है जी। और ये शायद सुर्खियों में भी रहा है कि भाई रेगुलेटर से जो है वो इनका मामला सही नहीं चल रहा। तो पहली चीज आपके जहन में क्या आनी चाहिए कि यार अंदर मामला सीधे नहीं है भाई, अंदर मामला क्या है? तो सर आपसे कहा जाता है आप अलर्ट रहेंगे सिग्नल्स के लिए इन डिफरेंट सिचुएशन लीडिंग टू अनकवर दी एरर्स और फ्रॉड्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। आपको अलर्ट रहना ऐसे सिग्नल्स के लिए जो आपको मिलते रहेंगे ओवर द पीरियड। जब आप ऑडिट करोगे अनयूजुअल चीजें नजर आएंगी आपको, तो आपने क्या करना है उसको डिग डाउन करना है सर, और डिग डाउन करने के बाद आपने निकालनी है चीजें, ठीक है जी। अब आप गए, आपको परचेज मैनेजर नजर आए, उनकी एक बड़ी रेंज रोवर है। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये भी हो सकती थी ना, आप उसको कहते हैं माशाल्लाह सर आपके अब्बा तो बड़े जागीरदार होंगे, ठीक है जी, तो मैं मान लेता हूँ आपके अब्बा जागीरदार होंगे। नहीं, आप डिग डाउन करो, मे भी उसका बाप जागीरदार हो वाकई, ठीक है जी, लेकिन आपने कोई चीज अज्यूम नहीं, उससे पूछना आप तुम्हारा बाप जागीरदार है या नहीं है। तो मुझे एक चीज ये बताएं सर, हमने अलर्ट रहना सिग्नल्स के लिए इन डिफरेंट सिचुएशंस टू अनकवर एरर्स और फ्रॉड्स। सर फाइंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। आपको लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिकेशन किस चीज की है? कि अंदर कंपनी के अंदर मामला खराब है, ऐसा अंदर मामला कंपनी के अंदर खराब है। एबनॉर्मल बोनसेस, कुछ लोगों को एबनॉर्मल बोनस मिलना इंडिकेशन है किस चीज की? यार इन लोगों ने कोई चीज जो है वो मिली भगत करके कहानी कराई है कुछ, ठीक है जी। तो सर इस तरह की सिचुएशन के लिए आपको क्या रहना पड़ता है? अलर्ट रहना पड़ता है। पूरी कंपनी को बोनस मिला 2 सैलरीज, 3 लोगों को बोनस मिली 10 सैलरीज, इन्होंने क्या किया आखिर? ऐसा इन्होंने सर काम काम तो इन्होंने किया है ऐसा जनाब। सर सिग्नल तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है सर। आप जितना एक्सपीरियंस होते जाओगे आपको आइडिया होता जाएगा कि भाई इस कंपनी में मामला कैसे चल रहे हैं। एक फर्म के पार्टनर थे, उन्होंने उन्होंने एक जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट, सॉरी वो जो क्या कहते हैं उसको, हमारा लीड शेड्यूल होता है, उसमें बैंक का बैलेंस आ रहा था 1 रुपया। कितना आ रहा था? 1 रुपया। और टीम ने जो है वो कहा 1 रुपए का बैलेंस है बैंक में, इग्नोर कर दो उसको, 1 रुपए का बैलेंस है, इग्नोर कर दो, ठीक है जी। उस फर्म के पार्टनर ने उसको डिग डाउन किया और पता चला अंदर इतने बड़े बड़े मगरमच्छ छुपे हुए थे। एक्सपीरियंस, उसने कहा 1 रुपए बैंक अकाउंट मेंटेन क्यों किया उन्होंने? क्योंकि आमतौर पे कंपनीज अगर किसी बैंक अकाउंट से काम हो जाता है ना, उनका यूज नहीं करते हैं, उसको विद इन 6 मंथ बंद करा देते हैं, क्योंकि उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है। तो वो अकाउंट्स को ओपन नहीं छोड़ते अनलेस कि उस अकाउंट में काम चल रहा हो। मैंने देखा यार 1 रुपए में अकाउंट खुला हुआ यार 1 साल से, ये क्या कर रहे हैं अभी तक? पता चला जी अंदर कहानी कुछ और थी, ठीक है जी। 1 रुपए का बैलेंस है तो किसी ने वेरीफाई करने के लिए कोई हरकत भी नहीं की, उन्होंने कहा 1 रुपए को क्या वेरीफाई करने जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, करियर के शुरू में क्या किया जाए फिर? बेटा ये याद रखना, जिस बंदे को पकड़ा गया था ना, जिसकी 40,000 रुपए सैलरी थी, पता चला उसने पीछे कोई 10-12 करोड़ रुपए बनाए हुए थे, ठीक है जी। उसमें हाथ डाला गया, उसकी एसीसी की क्वालिफिकेशन कैंसिल करने के लिए एसी को लिखा गया इसकी क्वालिफिकेशन कैंसिल करो, ठीक है जी। उसको उठा के ले गए एफआईए वाले, उसको लगाए छितर लगाए। बाद में पता चला है बड़े बड़े ब्रोकर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि तो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर्स के पास जाती थी, वो भी कमाते थे उससे। तो ब्रोकर्स ने उनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए पूरा जोर लगाया। और पाकिस्तान में आपको पता है आज तक पाकिस्तान में अगर यहाँ नमरूद और शिमर भी होते ना, जिंदा होते ना, उनको सजा नहीं मिलनी, ठीक है जी, वो बच जाते, ठीक है जी, सबूत ही नहीं होते। तो ऐसे लोग भी पाकिस्तान में अगर जिंदा होते तो निकल जाते, तो वो भी बच के निकल गया, काम कर रहा है माशाल्लाह अभी भी लगा पड़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बदनसीबी आती है एक पे, अगर वो आप निकले ना तो फिर करियर जाएगा पूरा। खैर वैसे बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेगा है कि आपने किसी की मेंबरशिप कैंसिल नहीं की, सॉरी। सीधी बात है ना, जब मुजरिम को सजा नहीं मिल रही होती किसी माशरे में, तो एक बंदा सोचता है ना मैं सीधे तरीके से क्यों कमाऊं, है? 2 चीजों का खौफ हमें बुरा काम करने से रुकता है ना, एक हमें कानून का और एक अल्लाह का, ठीक है। जब आपके दिल में कानून का खौफ खत्म हो जाएगा, आप गलत काम करोगे, थोड़े टाइम में अल्लाह का खौफ भी खत्म हो जाएगा, फिर आप आ जाओ सर, ठीक है जी। नहीं मैं आपको बताऊं, मैंने तो किताबें पढ़ी हैं इस चीज के ऊपर कि जो टेररिस्ट माइंडसेट होता है किस तरह का होता है, ये माइंडसेट डेवलप करवाते हैं।
जब आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक टेररिस्ट बना रहे होते हैं तो माइंडसेट डेवलप कराते हैं आपका, ठीक है जी। बहुत पुराने जमाने में MQM में जब ये मामला चलते थे तो उनको ये सिखाया जाता था कि जो चूजे हैं ना, छोटे चूजे जो बड़े मासूम होते हैं, जिनको आप प्यार करते हो, उनको ऐसे गर्दन ना सर से हाथ से अलग करना सिखाया जाता है। अब आप करोगे हैं? आपकी दो ही हालत खराब हो जाएगी हैं? आप चूजा उठाओगे, आप कहोगे इसको मैं क्या क्या मैं करूं यार, इतना मासूम है, इतना प्यारा सा चूजा, ये मुझे देख रहा है इतने प्यार से। वो कहते हैं ऐसे सर अलग कर दो। तो वो दिल पक्का करने वाली बात है, ठीक है जी। तो खैर सर, अब आपने क्या करना है सर, एक काम दो आपने, तीसरी चीज सर, पहला काम क्या था प्रोफेशनल स्केप्टिकल रहने के लिए, क्वेश्चनिंग माइंड, हर चीज को क्वेश्चन करना है, वी विल नॉट अज्यूम एनीथिंग, ठीक है जी। सर अभी बहुत टाइम है, फिर तोड़ देना है, आने वाले पैसे रुक जाओ। अच्छा जी, दूसरी चीज सर, अलर्ट रहना हमने ऐसी कंडीशंस के लिए जो हमें इंडिकेट करें मिस स्टेटमेंट्स, ऐसा ठीक। फिर तीसरी चीज आपने जितना ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हो ना, उसको क्रिटिकली असेस करना है, यानी कि कोरॉबोरेट करना है। क्या करना है? कोरॉबोरेट। जैसे हसैन घर पहुंचा जी, हसैन ने अब्बा को कहा कि मैं दोस्त के साथ था, अब्बा को एक एविडेंस मिल गया, दोस्त के साथ था, ठीक है जी। अब्बा ने क्या किया, दूसरा काम क्या किया, दोस्त को कॉल की, क्या भाई तुम्हारे साथ था? हाँ हाँ हमारे साथ था, हम होटल पे बैठे हुए थे। अब्बा ने तीसरा काम क्या किया, होटल वाले को फोन किया, ये यहीं बैठे हुए थे? हाँ यहीं बैठे हुए थे। तो ये क्या है सर, एक एविडेंस को मल्टीपल सोर्सेज से क्या करना, कोरॉबोरेट करना। कोरॉबोरेट करने का मतलब है एक ही एविडेंस को डिफरेंट प्रोसीजर से सप्लीमेंट करना, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप सर डिफरेंट प्रोसीजर डिफरेंट चीजों को कोरॉबोरेट करते जाओगे, ठीक है जी, तो एविडेंस और पक्का होता जाएगा, ऐसा ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, एक मैंने अकाउंट रिसीवेबल के लिए कंफर्मेशन भेजी, फिर एक एविडेंस आ गया, रिप्लाई आ गया, फिर मैंने क्या किया, कॉल कर दी उसको कि सर ये कंफर्मेशन आपके पास से ही आई है, एक और कंफर्मेशन हो गई। फिर मैंने क्या किया, चेक किया कि उसके पैसे आए ईयर एंड के बाद, ये नहीं है, रिसीवेबल है 100 रुपए का बैलेंस शीट डेट के ऊपर। तो हम तो 2 महीने ऑडिट करेंगे ना यही बैठ के, 2 महीने में तो कुछ ना कुछ दे ही देगा ये। तो हमने वो भी चेक कर लिया कि सर पैसे आए नहीं आए। ये क्या है सर, एक एविडेंस को मल्टीपल सोर्सेज से कोरॉबोरेट करना, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, हमने कोरॉबोरेट करना है ऑडिट एविडेंस को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू चेक दी वैलिडिटी, ऐसा जी। परफॉर्म डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है जी, एंड कंपेयर द रिजल्ट्स फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। एक ही चीज के लिए आप डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करो और फिर चेक करो कि वो जो चीज है वो रीजनेबल है या नहीं। सर मिसाल के तौर पे मैं कंपनी के ऑडिट पे गया, होटल के ऑडिट पे गया, वहां पर पता चला कि सेल्स नीचे आ रही है, क्या आ रही है, सेल्स नीचे आ रही है, लेकिन मुझे साथ में पता चला कि अखबार की कंजम्पशन बढ़ रही है। अखबार जो आता है होटल में, उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, लोग उधर बैठ के अखबार पढ़ते हैं, पैसे नहीं देते ना, अल्लाह के बंदे। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो चीजें कोरॉबोरेट नहीं हो रही है, क्यों? अखबार किसके लिए मंगवाते हो आप? एक कमरा जिसमें गेस्ट बैठे हुए भरा हुआ है, उसके लिए आप अखबार मंगवाओगे, वहां की कंजम्पशन बढ़ रही है, ठीक है जी, और आप कह रहे हो हमारी सेल्स गिर रही है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर जब आप 2-3 चीजों को सप्लीमेंट करते हो, 2-3 ऑडिट एविडेंस को सप्लीमेंट करते हो एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, तो सारे ऑडिट एविडेंस कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है मामला खराब है, ऐसा है। अब बताएं जी, सर मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा जी मुझे कंफर्मेशन भेजनी है आपके कस्टमर को। उसने कहा सर यहाँ कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर हमारा झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है जी, और हम उसको राजी कर रहे हैं कि 100 रुपए रिसीवेबल है, भले आप 70 दे दो, हम उस पर राजी कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो अगर आप उसको अभी लेटर भेजोगे तो उसकी हट जाएगी। हमने कहा क्यों हटेगी? उसने कहा सर आप लेटर भेजोगे हट जाएगी, डिस्प्यूटेड अमाउंट 30 रुपए की, 100 रुपए हमारे हिसाब से रिसीवेबल है, उसके हिसाब से कितना रिसीवेबल है 70, 30 रुपए डिस्प्यूटेड है। हमने कहा तो यार हम कंफर्मेशन भेजेंगे, इससे होगा क्या? उसने कहा चले आप भेज के देखिए। हमने कंफर्मेशन भेजी, सामने से क्लाइंट का फोन आया जो कस्टमर है, उसने कहा बड़े बगैरत लोग हो तुम लोग यार, हमसे लिखवा के ठप्पा लगवाना चाह रहे हो कि 100 रुपए देने, हम तो नहीं देंगे आपको ठप्पा लगा के। अब बताओ, डिस्प्यूट में आप किसी बंदे को ये कह रहे हो कि तुम कंफर्म करके दो, तो वो क्या करेगा? कंफर्म करेगा? कभी नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट ने कहा यार आप ना भेजें कंफर्मेशन, अब ये एक वैलिड रीजन है कंफर्मेशन ना भेजने का, तो मुझे क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए उसकी बात? नहीं, क्या करनी चाहिए? चेक करना चाहिए। डिस्प्यूट है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हुई होगी, कोई कम्युनिकेशन तो हुई होगी, कोई बात तो हुई होगी, मैंने वो ले लिए। तो सर मैं जो चीज मुझे मिलेगी एविडेंस के तौर पे, मैं उसको क्या करूंगा? सप्लीमेंट करूंगा, कोरॉबोरेट करूंगा, मजीद एविडेंस जमा करके डिफरेंट सोर्सेज से। ये बात समझ आ रही है? हम किसी भी चीज के ऊपर एकदम से एतमाद नहीं करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से लेके चलेंगे चीजों को।
एक चीज को कितना कंफर्म है करना है, ये डिपेंड करता है आपकी जजमेंट के ऊपर, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है आपकी, छोटी फर्म होती है वो 2-3 प्रोसीजर करके आगे बढ़ जाती है, बड़ी फर्म्स रिस्क नहीं लेती है, ठीक है जी। वो काम मल्टीपल सोर्सेस से काम करती है क्योंकि उनका नाम खराब होता है अगर एक चीज उलट सामने आ जाए, ठीक है जी। अब बताओ सर, मेरे पास पहली चीज क्वेश्चनिंग माइंड, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग, इंटरनल लोगों से भी बाहर के लोगों से भी, एंड यू विल नॉट अज्यूम एनीथिंग, ठीक है जी। नंबर 2, सर आपने अलर्ट रहना है उन सिग्नल्स के लिए जो डिफरेंट सिचुएशन में आपको मिल रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को और फ्रॉड को। फिर तीसरी चीज क्रिटिकली आपने असेस करना है ऑडिट एविडेंस को, कोरॉबोरेट करना है डिफरेंट चीजों को, और एक ही चीज के ऊपर मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करके चेक करना है कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सर देखें, ये 2 चीजें याद रखना, ठीक है जी। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ना भी आए ना जहन में, ये चीज याद रखनी है, आपने जागते रहना, आपने सुना नहीं है, चीजों को देख के आपने इग्नोर नहीं करना, आप सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करने, आंखें दिमाग और कान खुले रखने, ठीक है जी। और आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है जी। ये याद रखना सर, ये चीजें जो है ना, ये दोनों पॉइंट्स मैंने सीपी ऑस्ट्रेलिया की किताब से निकाले, वो अपने लोगों को समझाने के लिए काम इतना, वहां जागते रहो नहीं लिखा है, ठीक है जी। वहां लिखा हुआ है कि जनाब आपने मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स पे रिलाई नहीं करना, आपने अपनी आंखें भी खुली रखनी है, जो चीज विजिबल नजर आ रही है उसको भी देखना है, इग्नोर नहीं करना है। अब बताएं सर, हमें प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना, हाँ सर, क्या करना है प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहने के लिए? क्वेश्चनिंग माइंड, फिर अलर्ट रहना हमने कंडीशंस की। नंबर 3, आपने सर क्रिटिकली असेस करना है ऑडिट एविडेंस को, कोरॉबोरेट करना है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, इसको आप कर रहे हैं कॉपी सब, ये तो एग्जाम में आता थ्योरी के लिए, वो पूछता पता है आपसे क्या है ना, प्रोफेशनली कैसे स्केप्टिकल रहना है, आपने ये 3 स्टेप्स बता दिए। प्रोफेशनली कब स्केप्टिकल रहना है ये अभी हम देखने जा रहे हैं, वो सारे सिनेरियोज जहां आपने प्रोफेशनली सुपर स्केप्टिकल रहना है, ठीक है जी। अब ये जो सिचुएशन मैं आपको भी नीचे बताने वाला हूं, जब भी आपके पेपर में आए, आपने पहली लाइन उसमें क्या लिखनी है कि इस सिचुएशन में ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑप्टिमम रखना है। क्या रखना है? ये जो चीजें अभी नीचे आ रही है 20 सिचुएशंस हैं, इन 20 सिचुएशंस में हमने सुपर प्रोफेशनल स्केप्टिकल रहना है, ऐसा याद है। अब बताओ सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आएगा, उस पर 2 तरह के सवाल आएंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है और कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये 3 चीजें हमने लिख देनी है, और कब प्रोफेशनल स्केप्टिकल रहना है आप, ठीक है जी, ज्यादा स्केप्टिकल रहना है, तो वो कौन सी सिचुएशंस है, 20 आ रही है, ऐसा। क्या मैं कह सकता हूं ऑर्डर को थ्रू आउट प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना? यस सर, लेकिन ये जो नीचे सिचुएशंस आ रही हैं इसमें अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को और बढ़ा के रखना है, ठीक है जी, आंखें खुली रखनी है चीजों में, डन। अच्छा जी, रीड द सेकंड हेडिंग, अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच इंडिकेट मिसस्टेटमेंट। सॉरी लिखा हुआ है इस तरीके से, कहां से ऊपर कर दूं? क्वेश्चनिंग माइंड से, पक्का जी बराबर, ऊपर कर दूं? कह रहे नीचे कर दो, रुक जाओ। आप सीएफओ से क्यों हटे? हटा नहीं मैं यार, इंस्टीट्यूट खोल लिया था मैंने। ₹4.25 लाख की सैलरी पे हटा था मैं। अभी अभी लाख हो जाते क्या मतलब? नहीं, मैं अच्छी स्पीड से ऊपर गया था प्रोफेशन में। ऑल्टर की दुश्मनी नहीं होती लोगों से, इस तरह होती है? नहीं, मैं इस चीज में अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं पैसा बहुत कमाया, ठीक है ना, भले वो जहाँ पे भी खर्च किया है लेकिन कमाया बहुत है उसने, ठीक है ना। कुछ कुछ डील्स में मुझे 30-30 लाख रुपए बचे, ठीक है ना। एक स्टॉक खरीदा, खुद खरीदा, दोस्तों को भी खरीदवाया, सबने माल बनाया उसमें, फिर छोड़ दिया है। क्या चीज? नहीं नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोग आते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है ना। मैं हिस्सा नहीं बना, बहुत अर्ली छोड़ दिया मैंने। जिस जिस तरीके से मैं घुसा हुआ था ना काम में, मैं वो बंदा था जो सुबह 7 बजे आके अखबार पढ़ता था पहले, ठीक है ना, फिर रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ता था डिफरेंट लोगों की,
फिर इंटरनेशनल मार्केट देखता था, यूएस की मार्केट बंद हो रही होती थी जब हमारी मार्केट खुल रही होती थी, ठीक है ना, उसकी क्लोजिंग से हमारी ओपनिंग अफेक्ट होती थी, तो सारी चीजें मैं देख के चल रहा था, ठीक है ना। पार्टनर की कितनी सैलरी होती है डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस और काम पे। ब्लूमबर्ग, वेरी गुड भाई, बच्चे को पता है। लेकिन सुकून की जिंदगी गुजारो यार, हमारी तरह नहीं गुजारो जिंदगी। आप पैसा बहुत कमाते हो, आपकी फैमिली अयाशी कर रही होती है, आप खजल ख्वार हो रहे हो। कम कमाओ लेकिन सुकून की जिंदगी करो। ये आपको अजीब फील हो रहा होगा, आप कह रहे हैं कि यार इसने कमा लिया, खुद कह रहा है इसलिए नहीं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि फायदा नहीं है ऐसे पैसे का जो आप खुद इस्तेमाल ना कर सको। अब मेरी दोनों फैमिलीज गई हुई हैं अपर साइड पे घूमने के लिए, एक कश्मीर निकल रहे हैं, एक जगह निकल रहे हैं, एक पॉइंट पे आके दोनों टकराए भी, ठीक है ना? नहीं नहीं, फैमिलीज अच्छी है, ये गलत हुई नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं है, ठीक है। एक ही होटल पे दोनों का वो हो गया, मुलाकात हो गई, एक चेकआउट कर रहे थे, दूसरा नाश्ता करने बैठे हुए, अच्छा हो गया है। नहीं नहीं, मैं क्यों मैनेज करूँ यार, एक ने कहा हमने हुंजा और वो वाली साइड घूमनी है, दूसरे ने कहा हमने कश्मीर वाली साइड घूमनी है, चले जाओ। लेकिन पहले वो बहरैन और कालाम, ये वाला जो रोड है ना, इस रोड पे गए, फिर वहां से हैं। अभी मैंने पता है क्या सोचा कि यार आखिर अगर मैं एक दिन की भी छुट्टी करूं तो मैं कैसे, नहीं मैं सोचा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ सखर, ठीक है। सखर से जब ट्रेन वापस आ रही होगी, वो आना है सब ने ट्रेन में, ठीक है ना, उन्होंने कहा हम ट्रेन में एंजॉय करते हुए आएंगे, ठीक है। हमने एक फैमिली प्लेन से आ रही है, उन्होंने कहा हमने, बच्चे जहाँ ज्यादा है वहाँ तंग करते हैं माँ बाप को, अम्मा को तंग करेंगे, उन्होंने कहा मुझे प्लेन से आना है ताकि 2 घंटे में कराची। दूसरे ने कहा नहीं, हम एंजॉय करते हुए आएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ मैं सखर चला जाऊँ, वहां से ट्रेन में बैठ के वापस आ जाऊँ, ठीक है ना। यही हो सकता है, और क्या होगा, 6 सब्जेक्ट, मैं 9 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ करेंटली, ठीक है ना, उसके बाद फिर टाइम क्या बचता है। ऑडिटर की दुश्मनी हो जाए तो चीजों को ढूंढने पे तो ऑडिटर को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है, आयतुल कुर्सी से, ठीक है ना? सीधी बात है, और क्या। कुछ तो खुद तो कर नहीं सकते, पुलिस वाले थोड़ी आएंगे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे हर टाइम पे, क्यों, ये ऑडिट करने जा रहा है। एक दफा ऑडिट करने के केस्को में, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब वहां था यूनियन बेस्ड सेटअप ना, और ऑडिटर्स ने जाके लास्ट ईयर ये कह दिया था कि भाई जो आप बोनस देते हो ना एम्प्लॉयज को, ठीक है, वो लॉजिकली सही नहीं है। तो जब वो ऑडिट करने गए तो बाहर एम्प्लॉयज खड़े तो उनको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, ऑडिटर्स को मारने पे तुले हुए थे। हाँ हाँ, नहीं बड़ी मुश्किल। और ये आपको पता है एसएसजीसी का जब ऑडिट हो रहा होता है, उनकी पाइपलाइंस काट के चले जाते हैं, जो गैस पाइपलाइन है वो तोड़ के चले जाते हैं। आप खुद सोचो, ऑर्डर के लिए जाके अगर वो ऑडिट करने गया किसी जगह पे, बहुत सारे ऑर्डर अगवा हुए। हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ क्या आपके साथ, है ऑडिट है, छोटी फर्म वाले अगवा नहीं होते, वो कुछ करते ही नहीं। डराए नहीं, वाकई बता रहा हूँ भाई, असल बात बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा जी सुनो, बढ़े आगे, अच्छा कर लेते, ओके, आराम आराम से। चलो जी, बड़े हमारे दोस्त, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा उसको और स्टेबल होने दो और जरा लेजिटिमाइज होने दो, ठीक है जी। इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है ऑब्वियसली। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस दिखा दूं, हाँ जी।
बढ़े आगे। समरी में DTA क्या है? डोंट ट्रस्ट एनीवन। स्टीव ऑस्टिन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, उसका था ना ये, वो कहता था DTA, डोंट ट्रस्ट एनीवन। नहीं, रेसलिंग देखते तो क्या कबड्डी देखता है? हैं? नहीं देखता रेसलिंग भाई। ये DTA डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है। तो मैं इसमें FR2 में कहां तक पहुंच गया? खत्म। तो तुम्हारे पास इशूअर की अकाउंटिंग है क्या? फाइनेंशियल लायबिलिटीज है? मैं बिल्कुल FR2 पढ़ाऊंगा, बस मैं आने वाला हूँ, एक टॉपिक कंप्लीट कर ले आकाश, तो फिर घुसते हैं जी। FRS 15 भी पढ़ाऊंगा और 3-4 और स्टैंडर्ड्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कि आपको अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा पूरे, जो बाकी के टॉपिक्स है ना, ताकि दोनों टीचर से आप पूरा पूरा कोर्स पढ़ लें। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं इस बैच में कंप्लीट कर लूँ। चले जी, बड़े हम आगे दोस्त, अगले AC वीक से पढ़ाएंगे मनी। चलो अब आ रहा दोस्त, ये वो सिचुएशन है जिसमें आपने अपना दिमाग हाजिर रखना है। ये 20 सिचुएशन है बेटा, ये 15 है, 5 और लिखवाऊंगा, ठीक है? सुनो दोस्त, अभी वाला पेन भी नहीं है हमारे पास, पिंकी वाला। सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक कंपनी के ऑडिट पे गया, सर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो अक्सर बेशतर खुद डायरेक्टर्स बन जाते हैं। ऐसा आप आरिफ हबीब की किसी भी कंपनी में जाओगे, आरिफ हबीब साहब डायरेक्टर नजर आएंगे, उनका एक बेटा भी डायरेक्टर नजर आएगा। इसका मतलब है आमतौर पे जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स भी होते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, मैनेजमेंट नीचे होती है, वो डायरेक्टर्स बन जाते हैं। ऐसा अब बताएं, आपको पता चला कि इस साल कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपने कुछ शेयर्स बेचने, पब्लिक को बेचने अपने शेयर डायरेक्टर्स के, बताओ वो क्या कोशिश करेंगे कि इस साल कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट नजर आए उतना अच्छा है, जितना ज्यादा प्रॉफिट नजर आएगा उतनी शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, और जितनी शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी उतनी इंटेंडेड जो उनके शेयर्स बेचने का वो है, उस पर उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे। जब आपको बात पता है कि भाई डायरेक्टर इस दफा शेयर बेचेंगे और बेचने में वो पूरी कोशिश करेंगे कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू ऊपर हो, आप गए हो ऐसी सिचुएशन में, आपको नहीं लगता दिस इज द सिचुएशन जहां आपने क्या रहना है? अलर्ट रहना है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि सर आपने कुछ सिचुएशंस कंडीशंस आपको ऐसी नजर आएंगी जहां आपको अलर्ट रहना है। तो सर आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा ऐसा केस है जिसमें मुझे सुपर अलर्ट रहना है, क्योंकि कंपनी ने अपनी अर्निंग्स बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। ऐसा अब बताएं सर, कंपनी की जितनी अर्निंग बढ़ेगी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, और डायरेक्टर जब अपने शेयर बेचेंगे तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा ऐसा ये एक सिचुएशन आपको नजर आ रही है जिसमें कंपनी के ऑडिटर को क्या रहना है? प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है, अलर्ट रहना है सिचुएशन पे। डन। अच्छा जी, दूसरी सिचुएशन, मैनेजमेंट्स बोनस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स। सुनो सुनो सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। सर कंपनी की सेल्स है 100 रुपए, कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 60 रुपए, ठीक है जी, 40 रुपए अदर एक्सपेंसेस हैं से 15 रुपए की, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25। कंपनी की मैनेजमेंट को डायरेक्टर्स ने कहा कि ए मैनेजमेंट, आपका बोनस जो है वो लिंक्ड है सेल्स के साथ, सेल्स का 2% आपका बोनस। अब आप बताओ, आप एक ऐसी कंपनी में गए हो जहां सेल्स का 2% बोनस है, तो पहली चीज आपके जहन में क्या आनी चाहिए कि इस कंपनी की मैनेजमेंट ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा सेल्स बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे खतरनाक सिचुएशन बताऊं, अगर उसने कहा हो कि प्रॉफिट का 5% आपको मिलेगा, तो फिर उसने ऊपर जो उसके हाथ आया होगा सारी इनकम बढ़ाने की कोशिश की होगी, सारे एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश की होगी। बताओ ज्यादा खतरनाक सिचुएशन कौन सी है कि सर बॉटम लाइन पे उसने परसेंटेज रखी है मैनेजमेंट के बोनस की। ऐसा अब बताओ, क्या मैं टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या वेरिएबल बोनस, कौन सा बोनस? वेरिएबल बोनस, जो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस से, कंपनी की सेल्स से, कंपनी के प्रॉफिट से, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां ऑडिटर को
प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना पड़ेगा, सुपर स्केप्टिकल रहना पड़ेगा। मुझे बताओ ये जो हम सिचुएशंस पढ़ रहे हैं इफेक्टिवली हम किस पॉइंट को पढ़ रहे हैं? ऊपर के सेकंड पॉइंट को पढ़ना है, अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच इंडिकेट्स मिसस्टेटमेंट। ये वो सारी सिचुएशंस हैं। अब बताओ पहली सिचुएशन हमने क्या देखी? अगर डायरेक्टर्स अपने शेयर बेचने वाले हैं, ठीक है जी, अच्छा वो पहले बता दें कि हम अपने शेयर बेच रहे हैं, क्योंकि इससे मार्केट मूवमेंट आती है, ठीक है, उनको बताना पड़ता है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड डिस्पोजल के ऊपर पूरा लॉ है, ठीक है जी, उनको बताना पड़ता है पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हमने ये काम करने जा रहे हैं, ताकि पब्लिक को पता चल जाए। देन दूसरी सिचुएशन, मैनेजमेंट का बोनस लिंक्ड है किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एक फिगर से। लेकिन सबसे खतरनाक सिचुएशन क्या है? कि प्रॉफिट से लिंक्ड है। ऐसा मेरे बच्चों, अब बताओ उनके पास एक इंसेंटिव है प्रॉफिट बढ़ाने का, अदर बेंचमार्क्स यानी सेल्स वगैरह बढ़ाने का, ठीक है जी। तीसरी चीज, गौर से सुनना मेरे बच्चों, तीन हम करेंगे फिर तुम लिखोगे इसको, ठीक है। तीसरी चीज, इनकंसिस्टेंट एविडेंस। आप ऑर्डर से, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो, वो एक बात करते हैं, एविडेंस मिलता है उसके अगेंस्ट होता है। आप जब भी मैनेजमेंट के पास जाते हो, वो एक बात करते हैं, एविडेंस मिलता है उसके अगेंस्ट होता है, फिर वो मान जाते हैं, ठीक है जी। जगह जगह उनके कॉल और फेल में इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि यार ये तो भाई मामला और ज्यादा खराब हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि जो ये कह रहे हैं, जो कहानी सुनाते हैं, पीछे गेम कुछ और निकलती है, फिर कहता है हाँ यार हम भूल गए, ठीक है जी, हाँ वो सही यार, ये ऐसे ऐसे वैसे। तो सर इस तरह के मामलात में आपको क्या करना है सर? स्केप्टिकल रहना है। इंडिकेट्स आइदर मिसस्टेटमेंट और टाइमिंग डिफरेंस। ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस क्या है? ना 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 मैं एक्सप्लेन कर, व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस, एक्सप्लेन कर। आपने अपनी बुक्स में रिसीवेबल दिखाया हुआ है 100 रुपए का, आपका जो कस्टमर है उसने अपनी बुक्स में दिखाया हुआ पेबल 80 रुपए का, आपने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्म नहीं हुआ बैलेंस। फिर पॉइंट नंबर 2 समझ नहीं आया। देखो पॉइंट नंबर 2 में उसने कहा कि कंपनी की मैनेजमेंट का अगर बोनस लिंक्ड है कंपनी के पीएनएल के किसी एक फिगर से, तो कंपनी क्या करेगी? मैनेजमेंट क्या करेगी? उस फिगर को जितना बढ़ाए, जितना बेहतर बनाए, उतना अच्छा है उसके लिए, ठीक है जी। तो क्या करेगी? मिस रिपोर्टिंग करेगी, फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग करेगी, मिसलीड कर सकती है उसके अंदर। तो हमने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है 100 रुपए का, कस्टमर की बुक्स में पेबल आ रहा है 80 रुपए का, क्या सोचते हो? क्या क्या कंक्लूड करूं एज एन ऑडिटर? जी अनिला ने जवाब दे दिया। अनिला मैं तुम्हारा जवाब यहाँ रीड नहीं करा जी। बताओ तुम ऑडिटर हो, ये तुम्हें पता चला ये इनकंसिस्टेंसी है इनकंसिस्टेंसी। मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, कस्टमर कह रहा है 80 रुपए, मैनेजमेंट कह रही है 100 रुपए। तो क्या करूंगा? पहला काम क्या करूंगा? मान लूं कि गलत है, नहीं मुझे क्या करना चाहिए? सर मुझे मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? मैनेजमेंट ने कहा हम अभी पता कराते हैं। पता चला जी कि हमारे क्लाइंट ने एक 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 चेक भेजा हुआ है जो अभी तक हमें नहीं मिला। हमारे क्लाइंट ने एक चेक भेजा हुआ है जो अभी तक हमें, कैश इन ट्रांजिट है, कैश इन। तो क्या मैनेजमेंट गलत कह रही, झूठ कह रही है? नहीं सर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है जी। हमने एक चीज को रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक और हमारे कस्टमर ने रिकॉर्ड कर लिया, उसने हमें चेक भेजा, वो चेक अभी तक हमें रिसीव। अच्छा चेक भेजने के बाद उसने कहा मैंने 20 रुपए का चेक भेज दिया, तो पेबल कितना रह गया? वो चेक मुझे मिला ही नहीं है, तो मेरी बुक्स में अभी भी रिसीवेबल कितना आ रहा है? 100। अच्छा जी, व्हाट इफ के सिचुएशन नाउ? मैंने पूछा जी, वेरी गुड। ना ना ना, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे हम सेल बुक नहीं करते ना वो परचेज बुक करता है, ठीक है जी। अच्छा ना ना ना, सुनो सुनो, हमारी कंपनी ने कस्टमर को गुड्स बेची है, सेल्स बुक कर ली है, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। वो गुड्स अभी तक हमारे कस्टमर के पास नहीं पहुंची, तो हमारी बुक्स में रिसीवेबल बढ़ा हुआ आ रहा है और पेबल। तो मुझे बताओ ये एक टाइमिंग डिफरेंस है या नहीं? ये गलत बात है कोई है? अब बताओ सर, जब मुझे ये चीज पता चल जाए तो मुझे रुक जाना चाहिए? क्या अज्यूम करना चाहिए कि मैनेजमेंट चोर है? नहीं सर, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इनकंसिस्टेंसी मिलेगी एविडेंस के अंदर, तो या तो वाकई मैनेजमेंट ने झूठ बोला होगा या क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस होगा। आपने ये वेरीफाई करना है सर। ये 3 मैंने पढ़ा दिए हैं, अपने पहले एब्जॉर्ब कर लो, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आइडियल सिचुएशन ये है कि ऑडिट की क्लास एग्जैक्ट 1.5 घंटे की होनी चाहिए, है ना? ना मैं ऐसे बता रहा हूँ ठीक है ना, थ्योरी जो है वो नहीं, थक नहीं जाते असल में। मसला ये हमारी आदत नहीं है ना लंबी लंबी मीटिंग्स करने की। जो कंपनी में जाओगे ना, इस जॉब पे जाओगे, तो 6-6 घंटे मीटिंग चल रही होगी, 2-2 दिन मीटिंग चलती है। हाँ बस सो जाओगे, वहां चल रही होती है, वहां आपस में झगड़े भी हो रहे होते हैं,
लेकिन आपने एक पॉइंट मिस किया, उसमें गए आप, हैं? नहीं, मुझे क्यों, मैंने आपको बोला कि चलो जी। लेकिन एक बात बताऊं, जो बंदा ये ऑडिट फर्म में काम करता है ना, अच्छी शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजारता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। ये मैं आपको फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने लोगों की देखा है हिसाब किताब। 3-3 बजे घर जा रहे होते, हम जितना भी पढ़ा लें, रात 9 बजे छुट्टी हो जाती है, ठीक है जी। 3-3 बजे घर जा रहे होते। यार बेगम भी तो मतलब आपके लिए आई हुई है ना, सब कुछ छोड़ के यार, हैं? 7 ऑडिट फॉर्म लेके जाए। अच्छा, दोनों सीईओ एक अलग बात है। मैंने कहा यार ये तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न सॉल्यूशंस है। आपने कहा चलो बेगम को ही ले जाओ। हेलो, वालेकुम सलाम जी, बात करो। जी जी। अच्छा सर, उषा साहब, मैं इस वक्त क्लास में हूँ। मैं जैसे क्लास खत्म करता हूँ तो मैं आपको कॉल करता हूँ। मेरी हाफ एन आवर में क्लास खत्म होता है, कॉल। ठीक है जी। हमारे एक फर्म में एक पार्टनर है, लेडी पार्टनर, मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। मुनीजा भट्ट नाम है, जो अभी इलेक्शन में एसआरसी में जीती भी है, जो छोटा छोटा वो था उसमें जीती भी है। वो जब फर्म आती थी, उनके साथ स्कूल के बाद उनका बच्चा, छोटा बच्चा वो आता था, तो वो फर्म में घूम रहा होता था। ठीक है, सब प्यार व्यार भी करते थे उसको। मैंने उस बंदी को देखा है, यकीन करो, मैं प्रोफेशनल लाइफ में उस बंदी से इतना इंस्पायर्ड हुआ हूं कि अगर किसी ने घर और काम को मैनेज किया ना, तो शी इज द आइडियल वन। जबरदस्त तरीके से मैनेज किया, ठीक है ना। और उसके शौहर को भी सलाम, उसने उसको पूरा मौका दिया ग्रो करने का। ठीक है जी। अदरवाइज तो हमारे यहाँ मामलात ये हैं कि नहीं, मैं एक दफा यूबीएल पे मीटिंग करने गया, यूबीएल बैंक, तो उसके एडमिन हेड को मैंने फोन किया। मैंने कहा यार हमारी 2 गाड़ियां आएंगी, पार्किंग चाहिए उसकी। उससे कहा लिखवा दो नंबर में, नंबर लिखवा दिए। आधे घंटे बाद हम बिल्कुल, जो बैंक है उसका हेड ऑफिस है, उसके गेट पे खड़े। मैंने कहा जी वो गाड़ी की पार्किंग का कहा था, कहते 5 मिनट वेट कर। और मैंने कहा क्या हो गया भाई? यार वो सीएफओ साहब हैं, उस वक्त हमारे सीएफओ थे यूबीएल फंड मैनेजर्स के। मैंने कहा सीएफओ साहब है, मैं खुद सीनियर मैनेजर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार, तुमने गेट पे खड़ा किया। उसने कहा बात सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे घर में रोटियां बना रही है, ठीक है ना, तो जरा भरम नहीं करो, मैं जगह बना रहा हूँ। मैं चुप हो गया। तो बाकी बाद में पता चला उसकी बेगम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बदबख्त ने घर पे बैठाया हुआ उसको, रोटियां बनवा रहा है उसको। ठीक है जी। बड़े फीमेल्स के लिए ऑडिट फील्ड ठीक है। हाँ, अगर खुद उस फीमेल में जो है ना, वो मतलब इतने गट्स हैं कि वो किसी को मतलब एक लाइन क्रॉस करने नहीं देती है, ठीक है ना। क्योंकि हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आपने एक सर्टन लेवल पे आ गए ना, चपेड़े मारने लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सख्त रहना, ठीक है जी। ये आप जरा जरा सॉफ्ट स्पोकन हो जाए आप, लोग आपसे फिर बाप का माल समझना शुरू। डबल मीनिंग बात, मैं ये सारी चीजें देखी है फॉर्म में। मुझे एक यतीम बच्ची ने कॉल किया, बाखुदा ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा, लेकिन उसने कहा फलां मैनेजर मुझे सारा दिन सामने बिठाता है, और ठीक है ना, और मुझे हिलने नहीं देता वहां से, तो मुझे अगर वॉशरूम में जाना है तो मुझे पूछ के जाना पड़ता है। तो मैंने कहा सामने क्यों बिठाता है, तुम ऑडिट हॉल में क्यों नहीं बैठती? नहीं सर वो सामने बैठ, तुमने कोई काम के रिव्यू कर रहा होता है? नहीं सर मैं सुबह आती हूँ, कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। मैंने उसके पार्टनर को फोन किया, मैंने कहा यार ये क्या बगैरती है, यतीम बच्ची यार। उसने कहा यार ये हो नहीं सकता। मैंने कहा ये हुआ है। मैंने कहा आप इसको स्क्रूटनाइज करो, नहीं तो मैं फिर उस बंदे से खुद बात करूँ। अगले दिन मुझे उस बच्ची ने कहा कि नहीं, वो पार्टनर ने आके खा दिया। खैर मेरा दिल सब्र नहीं हुआ, ठीक है जी। एक एक वो सेमिनार में मुझे मिला वो बंदा, तो मैं साइड पे लेके गया। मैंने कहा यार मतलब घर में तुम्हारे माँ बहन बीवी बच्चे सब है ना? हाँ हाँ। मैंने कहा यार तुमको पता है यतीम का दर्जा क्या होता है? अल्लाह की गिरफ्त है इसके ऊपर, पता है? वो समझ नहीं पा रहा है। मैंने कहा पता है ना तुम्हें? मैंने कहा एक बच्ची को तुम सामने बिठाते हो, तुम शर्म नहीं आती है? चुप। मैंने कहा मैं चाहता मैं तुम्हारे साथ दूसरे तरीके से पेश आता, ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे पार्टनर को शिकायत, थोड़ी हया करो यार। चुप, खामोश। तो बस आपको एक पॉइंट पे आगे ना चपेड़ लगानी पड़ती है।
पहली दफा जब वो बंदी को वहां बिठा रहा था कि मैं सामने बैठो, तो उस बंदी को वहां खड़े होकर बोलना चाहिए था कि हाँ भाई किस खुशी में, वो ऐसी की तैसी तुम्हारी भाई, घर से बीवी को लाओ उसको सामने बिठाओ। ठीक है जी। तो ये वाला काम अगर आप लोग कर सकती हैं तो ठीक है। मैं तो अपनी बेटियों को सिखाता हूँ कि जहाँ कोई ऐसा करे गाली दे दो वगैरह, चपेड़ मार दो, बाद में बैठा हूँ ना, टेंशन किस चीज की। ठीक है ना। मेरी बच्चियां हैं बहुत सीधी, जो तीसरे नंबर वाली है ना वो बहुत तेज है। उसने कहा पापा मैं पर्स वर्स मार दूं, मैंने कहा मारो, आसरा नहीं करो, मारो मारो मारो, कोई टेंशन नहीं। तुमको देख के बाकी लड़कियां जो है ना वो थोड़ा सबक सीखेंगे, इंस्पायर हो। ठीक है जी। आईबीएस अभी एक बंदे को एक्सपेल कर दिया है हरासमेंट के केस में। पहले बेटा इस प्रोफेशन में भी बड़ा गलत काम होता था। पहले इस प्रोफेशन में आई कैप जो है वो कॉलेज से आपको क्लियरेंस लेने को कहता था। पहले आपको कॉलेज से क्लियर होना है, कॉलेज आपको इजाजत देगा तो आप आई कैप में एग्जाम दोगे। आप सोचो, अब्दुल कुद्दूस ने 52% मार्क्स लिए पहले एग्जाम में, और दूसरे एग्जाम में उसने मार्क्स लिए 54%। 60% पे कॉलेज पास करता था, अब्दुल कुद्दूस को फेल कर दिया। नायला ने पहले एग्जाम में 27% मार्क्स लिए, और नायला ने दूसरी एग्जाम में 50% मार्क्स लिए। नायला को मिल गया एक सर्टिफिकेट। क्यों? नायला इंप्रूव कर रही है ना। ठीक है जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो जी, ये क्रूअल फैक्ट्स है बेटा, हमारी भी बेटियां हैं और उन्होंने भी जाना है प्रोफेशन। ठीक है जी। तो मैं सबको बोलता हूँ ये घबराना नहीं है, चमाड़ पहले मारनी है। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़े हम दोस्त। सर गोइंग कंसर्न इश्यूज, आप किसी कॉलेज में गए, आपको नजर आया कि इस कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, किराया इसके ऊपर हद से ज्यादा होता जा रहा है, कस्टमर भाग गए इसके, टीचर्स भाग गए इसके। अब मुझे एक बात बताओ, पहली चीज क्या ध्यान में आनी चाहिए? ये अपनी साख को, अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए ना मैनिपुलेट करेगा फाइनेंशियल, ये मैनिपुलेट करेगा फाइनेंशियल, ये बताएगा कि अब भी हम खड़े हैं, अब भी हम कमा रहे हैं, घबराना नहीं है कस्टमर्स, घबराना नहीं है सप्लायर्स। नहीं, हमने सर जैसी देखा की फाइनेंशियल रेशो इसके आउट हुए में, हमने उसी वक्त दिमाग बना लेना है कि हमने यहाँ पर औकात से ज्यादा काम करना है, सुपर स्केप्टिकल रहना है। ठीक है जी। अच्छा जी, सिग्निफिकेंटली हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। यार देखो, तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस पे भी। ये चीजें एग्जाम की सिचुएशन याद रखनी है। ठीक है। मुझे एक चीज ये बताओ सर, मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो मार्केट में हुआ ये काम। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है। उसकी एक सब्सिडरी है बी, उसकी एक और सब्सिडरी है सी, एक और सब्सिडरी है डी। ठीक है जी। एक और सब्सिडरी है ई। ठीक है जी। एक और सब्सिडरी है एफ, और एक इसकी छोटी सी एक एनजीओ भी है। क्या? एनजीओ की डोनेशन इनकम एग्जेम्प्ट होती है। बेटा ये पेपर में इस तरह के केसेस आते हैं, देख लेना। ठीक है जी। और जो बंदा डोनेशन देता है उसको टैक्स क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है उसकी। इस हेड ऑफिस ने सारी सब्सिडीज को कहा कि आपने अपने प्रॉफिट का 10% इस एनजीओ को देना। इससे क्या हुआ? इनकी टैक्स लायबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम हो गई। सारा पैसा किसके पास चला गया? एनजीओ की इनकम पे कोई टैक्स ही नहीं है। ऐसा? अब बताओ, पैसा सारा जमा हुआ है एनजीओ के पास, एनजीओ ने ये पैसे जमा कर लिए, और जिन लोगों से लिया उसने भी टैक्स नहीं दिया, एनजीओ ने भी टैक्स नहीं दिया। ये पैसा यहां मौजूद है। अब ये पैसा किसी तरीके से ना यहां तक लेकर आना, ताकि ये पैसा इस्तेमाल हो जाए। एनजीओ का काम क्या है? क्या काम है? सर वेलफेयर का काम है, अस्पतालों में बेड लगाए सर, अस्पताल बनाए सर, मरीजों को पैसे दे। इस तरह का सिचुएशन है, बच्चों की तालीम में पैसा इन्वेस्ट करे। इस एनजीओ ने उठा के इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। ऑडिटर सो रहे हैं ऑडिटर। अब मुझे बताओ सर, अगर मैं इस पेरेंट कंपनी का ऑडिट करने जाऊं और मुझे इधर एक एनजीओ की इन्वेस्टमेंट नजर आए, ठीक है जी, और मुझे इतनी सारी रिलेटेड पार्टीज नजर आए, और मुझे इस तरह रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजेक्शन नजर आए आपस में, पहली चीज ध्यान में क्या आनी चाहिए? कि मामला सही नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब है जहां रिलेटेड पार्टीज होंगी, रिलेटेड पार्टी का मतलब सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, अगर मुझे नजर आई तो मुझे क्या रहना है सर? सर अब ये सुनिएगा, दोस्त सुनिएगा, मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, याद रखनी है। ये पाकिस्तान है, ये दुबई है, दुबई को छोड़ो, ये हमारे पास से
कोई सोमालिया, ये हमारे पास यूके। पाकिस्तानी कंपनी ने एक टैबलेट बनाई जिसपे उसका खर्चा आया 10 रुपए का। कितने का खर्चा आया? जैसे 100 रुपए का खर्चा है। कितने का खर्चा आया? 100 रुपए का खर्चा है। कस्टमर यूके में बैठा हुआ है, कस्टमर यूके में बैठा हुआ है, ठीक है जी। पाकिस्तान का टैक्स रेट है 35%, सोमालिया का टैक्स रेट है 15%। कितने का? 15%। पाकिस्तानी कंपनी ने, ये दोनों, ये इसकी सब्सिडरी है, यूके वाली भी इसकी सब्सिडरी है। कस्टमर कहां बैठा हुआ है? यूके में बैठा है। सर क्या किया पाकिस्तानी कंपनी ने? सोमालिया की कंपनी को ये गोली 10 रुपए में बेच दी। कितने में? 10 रुपए में। कितने का लॉस खड़ा हो गया इधर? 90 रुपए का लॉस खड़ा हो गया। सोमालिया वाले को गोली कितने की पड़ी? 10 की पड़ी। सोमालिया वाले ने ये गोली यूके भिजवा दी 200 रुपए में। कितने में? बता, सोमालिया को प्रॉफिट कितने का हुआ? 190 का। सोमालिया इस पर टैक्स कितना देगा? कितना होता है देखो? 15%। 190 का कितना होता है? 28 पॉइंट। अच्छा गौर से सुनना, इधर कितने का लॉस खड़ा हुआ है? 90 का। जब आपके पास लॉस आता है ना, एफबीआर आपको रिलीफ देता है। क्या देता है? टेक्निकली आप इसको कंसिडर करोगे जैसे रिफंड मिलता है, मल्टीप्लाई करो उसको 35% से, 31 पॉइंट ये एफबीआर हमें देगा। सोमालिया वाला अपने मुल्क में टैक्स देगा कितने का? ये तीनों एक ही कंपनी है, ये तीनों सब्सिडरीज हैं, ये दो सब्सिडरीज हैं इस पेरेंट कंपनी की। बताओ पेरेंट कंपनी ने गुड्स कितने की बनाई? 100 रुपए की। अल्टीमेटली बेची कितने की? 200 रुपए में। कितने का प्रॉफिट बना? टैक्स कितना दिया देखो? 28.5 का टैक्स दिया, लेकिन ऊपर से रिफंड लिया कितने का? बजाय टैक्स देने के 3 रुपए कमा भी लिए। ऐसा किसमें? किसमें? अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं अगर आपसे पूछूं सर प्लीज, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान की कंपनी ने जब सोमालिया गुड्स बेची, लॉस पे बेची, तो जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, एफबीआर हमारा पार्टनर है, हमें उसको देना पड़ता है 35%। जब लॉस करते हैं तो अज्यूम करो वो हमें देता है, ऐसे देता नहीं है, हमें कहता है कि आगे जब तुम्हारी लायबिलिटी बने तो ना देना, ऐसी बात हो जाती है। ठीक है, रिफंड नहीं करता, एडजस्ट कर देता आगे, ठीक है, लेकिन मिलते तो है ना यार, रिफंड हो या एडजस्ट हो, आगे मिलेंगे तो सही ना 90 रुपए। अब मैंने क्या किया, सोमालिया भिजवा दी गुड्स, कितने रुपए में? 10 रुपए में। सोमालिया ने 10 वाली चीज कितने की बेची? 200 रुपए की। कितने रुपए का प्रॉफिट बना? अब बताओ आपको इस पूरी ट्रांजेक्शन को देख के क्या नजर आ रहा है? कि अपनी सारी इनकम वहां डालो जहां टैक्स रेट कम है, सारी इनकम वहां कॉर्नर कर दो, और सारा लॉस वहां कॉर्नर करो जहां टैक्स रेट ज्यादा है। तो सर ये काम पॉसिबल कब है? जब आपकी सब्सिडरीज हो। तो मुझे बताओ, आप एक कंपनी के ऑडिट पे गए, वहां बहुत सारी सब्सिडरीज है, तो पहली चीज आपके जहन में क्या आनी चाहिए? कोई जलालत इस किस्म की ना हो, ये चेक करना है हमने, तो हमें प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है। ऐसा? अब बताएं सर, मैं कंपनी में गया, वहां बहुत सारी रिलेटेड पार्टीज है, तो क्या करना चाहिए मुझे? सर मुझे अलर्ट रहना है कि कहीं ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है, ये सिचुएशन लीगली डिसअलाउड है, लीगल नॉन कंप्लायंस है, ठीक है जी। ये ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स हैं, टैक्स के अंदर आप आगे पढ़ोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग में पूरी क्वालिफिकेशन है, आपके टीचर ने ली हुई है, आपके एक टीचर ने ट्रांसफर प्राइसिंग पे इंटरनेशनल लॉ में सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ठीक है ना, उनका नाम है मुजम्मिल हुसैन, ठीक है जी। मुजम्मिल अपना लड़का, हाँ मानी, इंटेंशनली लॉस पे बेचना गलत है, बिल्कुल गलत है, 2 नंबरी है ये, रेगुलेटर्स को आप बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ रुका हूँ सर, रुक रहा हूँ इधर, ठीक है, हम यहीं तक आज पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं दोहरा रहा हूँ। मुझे बताओ, मुझे प्रोफेशनली कहाँ स्केप्टिकल रहना है? अगर डायरेक्टर शेयर अपने बेच रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रॉफिट में मैनिपुलेशन हो सकती है। मैनेजमेंट का बोनस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किसी एक फिगर से लेंगे, और वर्स्ट सिनेरियो ये कि वो कहां से लेंगे? प्रॉफिट से लेंगे, तो फिर हालत ही बुरी है, फिर तो आपको बहुत ज्यादा स्केप्टिकल रहना है। तीसरी चीज, इनकंसिस्टेंट एविडेंस है सर, और वो इंडिकेट कर रहा है कि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है। टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन सर हमें अलर्ट रहना है, इन सिचुएशंस को हमने सर खोलना है कि वो वाकई टाइमिंग डिफरेंस है या मैनेजमेंट की मिस स्टेटमेंट है। फिर गोइंग कंसर्न इश्यूज, गोइंग कंसर्न का मतलब कंपनी चलते हुए नजर नहीं आ रही है, रेशोस खराब हो रहे हैं, सेल्स गिर रही है, कस्टमर भाग रहे हैं, सप्लायर भाग रहे हैं, तो सर ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करती है? बढ़ा के दिखाना चाहती है। सर पांचवी चीज, सर मैं एक जगह पे गया और वहां सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस थी, ठीक है जी। ये क्या होता है? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसे ही ना, जो चीज 10 रुपए की थी, 100 रुपए की थी, हमने उसको 10 का बेच दिया,
तो हम क्या कर रहे हैं सर? अच्छा, और बाज़ औक़ात ईयर एंड ट्रांजैक्शन ठीक है होती है, सेल्स बढ़ानी है, क्या करो? किसी रिलेटेड पार्टी को बेच दो, क्या होगा? वो रख लेगी, जब ऑर्डर चला जाएगा रिटर्न कर देगी। ऐसा है, जलालत है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो फिर आप अभी पढ़ोगे ऑडिट के अंदर कि इसको हमने कैसे पकड़ना, ऐसा ना? तो सर ईयर एंड पे आपने देखा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुई है, किसके साथ? रिलेट, इसका मतलब प्रॉफिट मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, ये याद रहेगा भैया। अब बताओ सर, प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ एक्सरसाइज करना है? सर जब हमारे पास इन 3 किताबों के अंदर सीधी सीधी कोई बात नहीं लिखी हो, हमने अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है। क्या हम प्रोफेशनल जजमेंट इन 3 के अलावा किसी और जगह एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या प्रोफेशनल जजमेंट वैल्यूएशन में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? अकाउंटिंग में कर सकते हैं? हाँ, एथिक्स में कर सकते हैं, ऑडिट में कर सकते हैं। हाँ सर। फिर हमने पढ़ा सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर हमने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, ठीक है जी, हमने हर एक चीज को क्वेश्चन करना है, पूछना है, अज्यूम कुछ नहीं करना। हमने अलर्ट रहना है कंडीशंस के लिए जो इंडिकेट करती हैं कि मिसस्टेटमेंट हो सकती है, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है, और वो कंडीशंस हमने भी पढ़ना शुरू की थी, उसमें हमने 5 कंडीशंस देख ली थी। सर हमने तीसरी चीज क्या देखी? सर के आपने ऑडिट एविडेंस को क्या करना है? कोरॉबोरेट करना है, क्रिटिकली असेस करना है सर। और क्रिटिकल असेसमेंट में आप एक ही चीज के ऊपर मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे और चेक करोगे कि एविडेंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। कर लोगे मेरे बच्चों ये? पक्का? हम यही तक रखते हैं, नहीं तो आप ओवरफ्लो के बाहर आ जाओगे हैं? अच्छा भाई, आपकी इसी वीक से ना आपकी आकाश की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी, वो भी ऑडिट के बेसिक्स का वो एरिया जो अंडरस्टैंडिंग दी इंटरनल कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट है, वहां से शुरू करेगा। मैं पहला चैप्टर कराऊंगा, वो 3rd चैप्टर से शुरू करेगा, ठीक है जी? हैं? अच्छा, ऑडिट का कोर्स इतना बड़ा नहीं है, अगर हमने तरीके से कवर कर लिया ना, हमने लास्ट टाइम ऑडिट 45 दिन पहले खत्म कर लिया था, ठीक है ना? इस दफा कोशिश करेंगे कि मेंटेन रहे वो, ठीक है? इससे जल्दी खत्म करेंगे, क्या चाह रहा है तू? जज़ाकल्लाह भाई।